What I'll teach you today is the core of every single thing on a render page. This is for Premiere Pro, this is for DaVinci Resolve, this is for Final Cut. Why is rendering knowledge important for editors? अगर तुम वो जो जाके YouTube के ऊपर 5 मिनट के ट्यूटोरियल देख के उसके बाद रेंडर सेटिंग्स का बस बटन प्रेस करते हो, you're doing it so wrong. These are the essentials जो सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं. तो तुमने हमेशा देखा होगा कोडेक लिखा होता होगा H.264, H.265, Apple ProRes, FPS and resolution. ये तो आसान है. 4K 1080p ये तो मुझे ऑलरेडी पता है. और तुम जब ऐसा कहोगे तो मैं मुंह पे एक लापड़ ये भी दूर से सही लग रही है. अब देखना मैं जैसे ही जूम करूंगा ये देख लो कैसे फटना शुरू हो गया है पिक्सल. बिट रेट, अगर मुझे अच्छी क्वालिटी लेनी है वीडियो से, इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है? सो अगर इस पे कोई कलर ही नहीं है सो मैं इसको 50,000 के बीस क्यों दूं? यहाँ पे मेरे फेस के ऊपर कलर है, मुझे जरूरत है, प्यारा सा फेस है. मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है सो मुझे जज ना करना, जज किया तो लापड़ आएगा. हमारे पास 3 तरह के सबटाइटल्स होते हैं. दुनिया में लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का. YouTube वीडियोस के ऊपर इतने बड़े बड़े कैप्शन लगे होते हैं, Instagram रील्स के ऊपर कैप्शन लगे होते हैं जिनको तुम रिमूव नहीं कर सकते. तुम उनको वीडियो के अंदर बर्न कर रहे हो, मतलब जला के ना हजम करके उसको तुम रख रहे हो. उसको द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल. सैफ तुमने वेव लिखा हुआ है, क्या हम इसको YouTube के लिए यूज कर सकते हैं? यू वर्क सो मच ऑन योर एडिट एंड एट द एंड तुम उसको रेंडर करो और जिस क्वालिटी पे वो रेंडर हो सकती थी वो उस क्वालिटी पे रेंडर हो ही ना सके जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट नो द कोर ऑफ हाउ रेंडरिंग एक्चुअली वर्क्स. Seems like a pretty cool community. Your content, like nobody can produce that kind of content. ऑलराइट एवरीवन, आज हम बात करेंगे उस एक टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर लोग जाते हैं इंटरनेट पे, 5 मिनट का ट्यूटोरियल देखते हैं, सेटिंग्स को कॉपी पेस्ट करते हैं और दोबारा फ्यूचर में फिर आते हैं ट्यूटोरियल्स देखने क्योंकि उनको पता ही नहीं होता उस एक चीज के बारे में, विच इज कॉल्ड रेंडरिंग. नाउ रेंडरिंग इज समथिंग व्हिच लुक्स वेरी मच ऑब्वियस. हाँ सैफ, रेंडरिंग के लिए इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज देखने की क्या जरूरत है? मैं 2 घंटे की क्लास या शायद 1 घंटे की क्यों देखूं सिर्फ रेंडरिंग के ऊपर? वेल आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाई. द थिंग इज तुमने अपनी पूरी एडिट पे बहुत ज़्यादा मेहनत की. यू वर्क सो मच ऑन योर एडिट, बड़े मज़े मज़े की एनिमेशन बनाई, साउंड डिज़ाइन किया एंड एट द एंड तुम उसको रेंडर करो और जिस क्वालिटी पे वो रेंडर हो सकती थी वो उस क्वालिटी पे रेंडर हो ही ना सके जस्ट बिकॉज यू डिड नॉट नो द कोर ऑफ हाउ रेंडरिंग एक्चुअली वर्क्स. सो इन दिस क्लास आई विल नॉट जस्ट गिव यू सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के यार ये बटन दबाओ और ये दबाना. नो नो नो, वो तुम इंटरनेट पे ना 10,000 वीडियोस पढ़ी है करने के लिए. व्हाट आई विल टीच यू टुडे इज द कोर ऑफ एवरी सिंगल थिंग ऑन अ रेंडर पेज. दिस इज फॉर प्रीमियर प्रो, दिस इज फॉर DaVinci Resolve, दिस इज फॉर फाइनल कट. ये इन सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर कॉमनैलिटीज होती हैं. तो आज हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में और मैं तुम्हें घुस के कोर्स सिखाऊंगा. सो टाइम ज़ाया नहीं करते, लेट्स गो टू माई स्क्रीन एंड the number one thing that we do in every single weekly meeting inside of editing school so that जो नए लोग आए हैं, जिन लोगों ने ज्वाइन किया है या अगर कोई YouTube पे देख रहे हैं तो उनको पता हो कि जो उनको सिखा रहा है उसकी एडवाइस उनको क्यों लेनी चाहिए, राइट? सो I have more than 5+ years of post-production experience. Along with that, I have worked with 2 Comma Club clients from USA. These are the only clients that I've worked with in my 5 years. अगर तुम्हें 2 Comma Club का नहीं पता, you can just go on Google and search it. Other than that, I'm also the founder of Editing School, which is the biggest video school in South Asia, which means Bangladesh, India, Pakistan, Nepal. All of these languages, all of these countries are part of editing school. And along with that, I'm also the founder of Kalakar.io, which is the biggest captioning software for South Asians covering multiple languages. अगर तुम इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हो तो शायद तुम्हारी लोकल लैंग्वेज भी कलाकार कवर करता है. So I think that gives you enough idea of who your teacher is and he knows a little bit. 2-4 चीज़ें उसको पता है एडिटिंग के बारे में. चलो टाइम ज़ाया नहीं करते, let's move to the topic, which is why is rendering knowledge important for editors. मैंने तुम्हें अभी भी एक्सप्लेन कर दिया, let me explain that again. रेंडरिंग नॉलेज तुम्हारे पास होगी तो तुम फ्यूचर में कभी भी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर फंसते हो, यू कैन जस्ट ईजिली नेविगेट. रेंडर की मैं बात करूँ कि अगर तुम रेंडर पे बैठे हुए हो और इस वक्त तुम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड सडनली यू वर्क ऑन अ डिफरेंट प्रोजेक्ट विच इज़ अ वर्टिकल वीडियो एंड देन यू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट जिसमें कलर ग्रेडिंग हुई थी और तुमने अभी एक कलरिस्ट को वो चीज़ भेजनी है या तुमने किसी और फ्यूजन आर्टिस्ट को भेजनी है, कुड बी एनीथिंग. द थिंग इज यू वुड नो एग्जैक्टली how to render in the best possible settings and you cannot do it अगर until and unless अगर तुम वो जो जाके YouTube के ऊपर 5 मिनट के ट्यूटोरियल देख के उसके बाद रेंडर सेटिंग्स का बस बटन प्रेस करते हो, you're doing it so wrong. So trust me, if you have worked so hard on your videos, इस वीडियो को बस पूरा देख लेना. It's literally a free masterclass and it will give you every single thing that you need to know about rendering. Okay? Very important. फुटेज पे इतनी मेहनत करते हो, रेंडर अच्छा नहीं, क्या फ़ायदा हुआ? सारी फुटेज आया.
ओके सो इसलिए रेंडरिंग नॉलेज एडिटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे अगर तुम अपने करियर को इंक्रीज करना चाहते हो, तुम नए एडिटिंग के अंदर ही मल्टीपल सिनेरियोज में जाना चाहते हो, तो तुम लोगों को मल्टीपल रेंडरिंग के सिनेरियोज क्रिएट होंगे जब तुम डिफरेंट आर्टिस्ट्स के साथ काम करोगे, एंड दैट इज़ वाई ये वीडियो तुम्हें उस टाइम पे काम आएगी। चलो चलते हैं, ये मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, मिस कराओ इसको, ये दिस इज लाइक एन ओल्ड स्लाइड जो अभी की डाली हुई है। लेट्स गो टू अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ रेंडरिंग। सो हम सबसे पहले जाएंगे एंड विल गो स्ट्रेट टू द एसेंशियल्स। सो हमारे पास रेंडरिंग के कुछ एसेंशियल्स होते हैं, दीज आर द एसेंशियल्स जो प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, फाइनल कट प्रो सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है फॉर्मेट, दूसरा हमारे पास होता है रेजोल्यूशन एंड FPS, FPS इज फ्रेम्स पर सेकंड, फिर हमारे पास बिट रेट आता है, CS एंड गामा, CS का क्या मतलब है, कलर स्पेस एंड गामा, उसके बाद हमारे पास होते हैं सबटाइटल्स एंड उसके बाद होती है हमारे पास ऑडियो। एंड मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर तुम इन चीज़ों को देख रहे हो और तुम कह रहे हो मुझे आधी चीज़ें तो सैफ पता है, तुम ना बेटा बस 5 मिनट मेरे साथ रुके रहो, तुम्हें नहीं पता इन चीज़ों का। जैसे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं ना, एंड देन यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग ओ मैं तो सिर्फ बटन प्रेस करता था, दिस इज सो मच इन डेप्थ, और मैं गलत बटन प्रेस करता था क्योंकि उस YouTube ट्यूटोरियल ने गलत बोला था। So this is how we're going to be doing that, okay? So let's go and start this discussion with a format. Hey जनाब, sorry to pause you before continuing the meeting. मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ that would really help you, so don't miss this one out. Number one, if you're loving these meetings, आपको मज़ा आ रहा है इन मीटिंग्स को देखने का, you would love joining editing school. अब मैंने जैसे editing school बोला है, इसको सिर्फ ऐड समझ के मिस ना कर देना. There is really important thing that you need to understand. First of all, if you are someone who's serious about editing और आप बेस से editing का कोर्स सीखना चाहते हैं, then I teach you all of that in editing school. More importantly, you will be able to join these exact meetings. जिस तरह मैं मीटिंग्स के अंदर सारों के साथ गपशप लगा रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, you would be able to do exactly that. You would learn directly from me. You can ask me questions. You can talk to me. And more importantly, जो इन सारों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एडिटिंग स्कूल के अंदर we don't have a concept of monthly subscriptions or yearly subscriptions. We do one-time fee. So you invest one time into your video editing ka future, and then you're part of editing school forever. So it's a lifetime access, it's a lifetime community, and we have the community from across the globe of Desis. So if you want to invest in your video editing future and join a community of Desi editors from across South Asia, then आपको वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक नजर आएगा. You can click on that and you can join editing school. With that said, let's move back to our video. So what is format? फॉर्मेट इज यूजुअली बंडलिंग ऑफ कोडेक एंड कंटेनर. अभी मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करना ही, कोडेक कंटेनर क्या होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ. बट एक काम करते हैं, हम जाते हैं और देखते हैं कि असल में सॉफ्टवेयर के अंदर ये नज़र कैसे होता है. चाहे तुम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तुमने हमेशा देखा होगा कोडेक लिखा होता होगा H.264, H.265, याद आ रहा होगा ना, एप्पल प्रोरेस, दैट इज कॉल्ड कोडेक. हमारे पास एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड कंटेनर. ये जो तुम्हें फॉर्मेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे तुम्हें साथ में MP4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट? दिस इज कॉल्ड अ कंटेनर. एंड नाउ कोडेक्स और कंटेनर्स क्या होते हैं? होल्ड योर हॉर्सेस, मैं एक्सप्लेन करता हूं ताकि तुम्हें पता हो कि तुमने कौन सा कोडेक और कौन सा कंटेनर उठाना है कौन सी सिचुएशन के अंदर. सो हम क्या करेंगे, हम जाते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन के ऊपर. कोडेक्स वर्सेस कंटेनर, एसेंशियल वन. कोडेक क्या होता है? इज अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग. अ फ्यू एग्जांपल्स आर H.264, एप्पल प्रोरेस. व्हाट इज दिस? देखो, ये फुटेजेस वो कैमरा के ऊपर शूट हो रही है, राइट? ये प्रोसेस जो होता है ना जिसमें कैमरा के ऊपर फुटेज शूट हो रही है, दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग. ये इस वक्त किस में शूट हो रही है? H.264 के अंदर, सही है? ये इसका कोडेक है. अब मेरा जो कंप्यूटर है वो इसको डीकोड करेगा, राइट? और इसको डीकोड करेगा H.264 के अंदर ही, क्योंकि ये H.264 में शूट हुई है. अब ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहते हैं इसको एनकोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, जिससे मिलकर हमारे पास बनता है कोडेक. यानी H.264 इज अ कोडेक. व्हाट इज अ कंटेनर? कंटेनर का मतलब होता है कि ये रैप करता है तुम्हारी सारी चीज़ों. तुम्हारे पास जो वीडियो होती है वो सिर्फ वीडियो नहीं होती, उसमें ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होती है और सबटाइटल फाइल्स भी होती हैं. सो ये जो तीनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं वीडियो के अंदर, ये सारी की सारी तुम्हें कहीं किसी चीज़ में स्टोर करनी है, कोई पैकेज के अंदर स्टोर करनी है. वो जो पैकेज होता है उसको कहते हैं कंटेनर. ये एक रैपर के तौर पे काम करते हैं. हमारे पास मल्टीपल कंटेनर्स हैं, कुछ फेमस तुम लोगों ने नाम सुना होगा, .mov, .mp4. ये सारे जो कंटेनर्स हैं ये इन सारी चीज़ों को बंडल करते हैं. जो हमारे पास कोडेक है वो क्या कर रहा है? वो एनकोड डिकोड कर रहा है, सही है? वो बंडल नहीं बना रहा. ये रैपर है कंटेनर. अच्छा, मज़े की बात, मैंने एक बहुत डिटेल्ड मास्टर क्लास बनाई हुई है कोडेक्स एंड कंटेनर्स के ऊपर, तो मैं जाके देखनी चाहिए. यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी डाली हुई है. जो एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट्स इस वक्त देख रहे हैं,
तुम लोग तो बड़ी आसानी से पोर्टल के ऊपर जाओ, 10 इस तरह की वीडियोस मिल जाएगी तुम लोगों को। द पॉइंट इज कि मैंने कोडेक्स एंड कंटेनर्स की ऑलरेडी एक मास्टर क्लास बनाई हुई है, तो मैं तुम्हें जाके इन डेप्थ कोडेक्स एंड कंटेनर्स एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये किस तरह कंप्रेशन करते हैं, किस तरह लॉसी कंप्रेशन होता है, किस तरह लॉसलेस कंप्रेशन होता है, इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन वर्सेज इंटर फ्रेम कंप्रेशन क्या होता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, नॉट दैट मच बट यू गेट इट राइट। कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इसलिए मैंने एक पूरी की पूरी मास्टर क्लास बनाई हुई है, बाद में जाके देख लेना। अब भी इस क्लास को देखो, अब रेंडर शुरू किया है तो बीच में छोड़ ना देना। आधे लोगों का यही मसला है ज़िंदगी के अंदर, सीख रहे होते हैं चीज़ को, डर जाते हैं, छोड़ देते हैं। अगर 2 मिनट के लिए संभाल लिया होता ना तो ज़िंदगी संवर जाती है तुम्हारी। खैर ओके, लेट्स मूव टू एसेंशियल नंबर 2। सो हमारे पास 2 मिनट के लिए एसेंशियल नंबर 2 पे जाने से पहले लेट मी गिव यू गाइज अ ब्रेक डाउन, क्योंकि मैं पूरी की पूरी क्लास तुम्हें वो देखने की ज़रूरत ना पड़े, देखनी तो मैं फिर भी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें एक क्रक्स दे देता हूँ। हमारे पास जो YouTube वगैरह के लिए कंटेनर होते हैं वो हमेशा हम H.264 यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कंप्रेशन अच्छा होता है और ये रिलायबल है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल जाता है। H.265 भी यूज़ कर सकते हो, बट उसका प्रॉब्लम ये है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़ होती है हमारे पास फॉर्मेट। जो फॉर्मेट है वो तुम्हारे पास, अगर तुम एप्पल पे काम करते हो तो .mov तुम्हें नज़र आएगा, लेकिन तुमने MP4 हमेशा सेलेक्ट करना है, क्योंकि अगेन यूनिवर्सल है, हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। दिस इज़ फॉर दैट। अगर तुम किसी कलरिस्ट के साथ काम कर रहे हो और तुमने कलरिस्ट को फुटेज भेजनी है कलर ग्रेड करने के लिए और तुम चाहते हो कि वो लॉस लेस फुटेज जाए उसके पास, तो उस टाइम पे आप सेलेक्ट करेंगे एप्पल ProRes 4444। ये 10 बिट के अंदर निकालेगा फुटेज को। दूसरी चीज़, अगर तुम विंडोज़ पे काम कर रहे हो और तुम्हारे पास एप्पल ProRes नहीं है, तो फिर तुम जाके करोगे DNxHR। DNx HD तुम करते हो जब तुम 8 बिट पे काम कर रहे हो, जब तुम 10 बिट उसको फुटेज दे रहे हो कलर ग्रेड के लिए, तो तुम DNxHR यूज़ करते हो। ओके गुड, यहाँ तक तुम लोगों को समझ आ गई। अगर तुम्हें डिटेल में समझना है कोडेक्स एंड कंटेनर्स को, आई टोल्ड यू, आगे जाके तुम पूरी क्लास देख सकते हो बाद में। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ हमारे पास FPS एंड रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट इज एफ, ये तो आसान है, 4K 1080p, ये तो मुझे ऑलरेडी पता है, क्या ज़रूरत है सीखने की, नहीं सीखना मैंने। तुम ऐसा कह सकते हो, और तुम जब ऐसा कहोगे तो मैं मुंह पे एक लापड़ मेरा मतलब ये है, ऐसा नहीं कहते होते। अच्छा, क्योंकि मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ क्यों नहीं कहते। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन एंड आई वांट यू टू आंसर दैट क्वेश्चन। तुम्हें रेजोल्यूशन का पता होगा, इस वक्त तुम्हारा ब्रेन केयर होगा, मुझे सब पता है, मुझे क्लास देखने की जरूरत नहीं है। माई क्वेश्चन टू यू इज, मुझे ये बताओ 4K, जो 4K वीडियो होती है वो 1080 वीडियो से कितने टाइम्स बड़ी है? You have 5 seconds to think. 1, 2, 3, 4, 5. क्या जवाब मिला तुम्हें? 4 टाइम्स? ठीक है, करेक्ट, अच्छा जवाब दिया, आई लाइक यू। अब मुझे ये बताओ, जो 8K वीडियो होती है वो 4K वीडियो से कितनी टाइम्स बड़ी होती है? तुम्हारे पास 5 सेकेंड है। 1, 2, 3, 4, 5। जवाब मिला? हाँ, मिल गया। लेकिन क्या सोचा तुमने इस वक्त? तुमने सोचा 2 टाइम्स, राइट? क्योंकि 4K, सो 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो, 8 बन गया, सो 8K हो गया। गलत। जो हमारे पास 8K होती है ना महाशय, वो होती है 4 टाइम्स बिगर देन 4K। Insane, right? So let me show you how this actually works. So resolution क्या होती है हमारे पास? The resolution is how many pixels मेकअप ऑफ वीडियो। एक वीडियो जो होती है उसके अंदर कितने पिक्सल्स ऐड हुए हैं वो रेजोल्यूशन होती है। और फ्रेम्स पर सेकंड क्या होता है? फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास ये जो वीडियो है, जिस वक्त ये वीडियो भी शूट हो रही है, राइट, ये असल में वीडियो नहीं है, ये पिक्चर्स हैं, ये मल्टीपल पिक्चर्स हैं जो कि साथ जुड़ती हैं 1 सेकंड के अंदर, और वो वीडियो की फॉर्म में मोशन क्रिएट करती हैं। जिसका मतलब ये है कि तुम देखते हो कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड, इसका मतलब ये 24 पिक्चर्स थी जो मेरे कैमरा इस वक्त एक साथ उसने शूट, जिस तरह इस वक्त हम 30 पे काम करेंगे, 30 फ्रेम्स शूट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये 1 सेकंड के अंदर तेज़ी से ज़ोर ज़ोर से 30 पिक्चर्स बना रहा है, और वो 30 पिक्चर्स जुड़ती हैं और ये मोशन क्रिएट होती है। अभी तुम देखो थोड़ी बहुत अगर जिटरनेस मेरे पास हो रही है ना यहाँ पे, तो वो इस वजह से हो रही होगी क्योंकि ये 30 पे है। अगर 60 होता तो ये जो तुम्हें हल्की सी यहाँ पे ब्लर नज़र आ रहा है ये भी ना आता, बड़ा क्लियर सब कुछ नज़र आता। क्यों? क्योंकि ये फिर 1 सेकंड में 60 पिक्चर्स देता, तो पिक्चर जो ये जो हल्का हल्का गैप बन रहा है ना मोशन के अंदर, ये भी ना बनता। You get it? So this is frame rate. So let's go and see it actually. मैं काम करता हूँ. Let's go and I will show you guys how FPS and frame rates look, right? ये तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा स्क्रीन के साइड पे, जो भी सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये इस तरह की तुम लोगों को सेटिंग्स नज़र आती हैं, 1920, 1080, अल्ट्रा HD, blah blah blah, like this is what you see. अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों का मसला ये है, ये मैं तुम लोगों को एक चीज़ आगे जाके दिखाता हूँ।
ओके तुम लोगों में थोड़ी सी ना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देता हूँ आईपैड के ऊपर कि ये फ्रेम रेट एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट एक चीज़ तुम लोग को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग होते हैं क्या करते हैं, फुटेज उनकी शूट हुई हुई है 1080 के ऊपर, करते क्या है 4K में रेंडर करते हैं ये सोच के कि मैंने क्वालिटी इंक्रीज कर दी है। तुम नहीं करते, मुझे पता है तुम एडिटिंग एक्सप्लेन के स्टूडेंट हो, तुम एडिटिंग स्कूल के स्टूडेंट हो, बट मैं वैसे छापड़ी एडिटर्स की बात करूँ, वो करते हैं। अब क्यों करते हैं वो क्योंकि उनको लगता है 4K क्योंकि बड़ा नंबर है तो अचानक से रेजोल्यूशन बड़ी हो जाएगी। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। यू रिमेंबर मैंने तुम लोगों को डेफिनेशन क्या बताई थी रेजोल्यूशन की, पिक्सल्स इन अ पर्टिकुलर फ्रेम। अब तुम्हारे कैमरा ने जितने पिक्सल्स शूट किए हैं उतने ही पिक्सल्स रहेंगे ना। 4K तो कैनवस बड़ा कर रहे हो। ओ ये कैनवस क्या होता है, आ जाओ समझाता हूँ क्या होता है कैनवस। चलो हम जाते हैं और हम समझते हैं थोड़ा सा। तुम लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा मैंने आईपैड के ऊपर एक बड़े मज़े की प्रेजेंटेशन दी हुई है जिसके अंदर मैंने डेफिनेशन सबसे पहले वीडियो रेजोल्यूशन की लिखी हुई है, विच इज़ नंबर ऑफ ये मैं अपना ऑरेंज कलर को ज़रा ब्लैक कर देते हैं और हम थोड़ा सा साइज इसका ब्रश का अपने का इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देते हैं। ओके तो तुम लोगों को नजर आ रहा होगा लिखा हुआ है नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ वीडियो। अभी तुम लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट लेट मी गो एंड गिव यू सम नंबर्स। मैं चाहता हूँ तुम लोग अपना पेन और पेपर निकाल लो और साथ साथ इन चीज़ों को लिखना भी शुरू कर दो। मैं जो मेरे नंबर्स बताने वाला हूँ पूरी मीटिंग तुम्हें दोबारा देखनी पड़ेगी अगर तुमने ना लिखी ये चीज़ें। ओके सो हमारे पास जो 1920x1080 होता है, हैव अ लुक एट दिस, 2 मिलियन पिक्सल्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है सैफ ये तो बहुत अच्छे हैं यार। हाँ ठीक है मतलब सही है, फुल HD वीडियो लोग अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, नथिंग रॉन्ग, हमारी वाली 4K पे आती हैं, बट यार व्हाटएवर, ये हो गई फुल HD। अब मैंने तुम लोगों से ही बात हुई थी और तुम लोगों ने खुद ही मुझे बोला था कि यार सैफ जो 4K होती है ना वो कितने 4 टाइम्स मोर होती है 1080 से। तो इसका मतलब जो 4K है उसमें पिक्सल्स कितने आए, 8.3 मिलियन पिक्सल्स। अचानक से बहुत ज़्यादा पिक्सल्स आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास सवाल आता है कि सैफ 8K के अंदर तूने 4 बोला था तो 8K में कितने पिक्सल्स होंगे। लेट्स गो एंड वॉच दैट। 8K के अंदर मेरे देवी और सज्जनों हमारे पास होते हैं 33 मिलियन पिक्सल्स। नाउ दिस इज अ बिग नंबर बट यू नो व्हाट दैट मीन्स। मैं तुम लोगों को ना लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ इसकी। सो लेट्स गो ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रेम। ठीक है मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एक लाइन बना रहा हूँ इस वक्त। ठीक है ये एक लाइन नज़र आई, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है सो मुझे जज ना करना, जज किया तो लापड़ आएगा। अच्छा ओके सो ये हम आ गए और ये हम यहाँ से ये हमने एक फ्रेम बना दिया। सो लेट्स कॉल इट फुल HD। ओके फुल HD इसको तुम 1080 भी कह सकते हो राइट। अब जो 4K होता है कैनवस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है तो अब 4K का कैनवस 4 टाइम्स बड़ा होता है इससे राइट। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लेट्स से हम यहाँ तक जाते हैं। ओके मैं एक और लाइन खोलता हूँ। ओके हम यहाँ पे नीचे जाते हैं। ओके और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अभी मैंने बहुत गलत ड्राइंग किया है, एक काम करता हूँ मैं थोड़ी सी बेहतर कर देता हूँ, सब्र करो मेरे साथ रहो, भागना नहीं डरना नहीं, सब्र मुझे ड्राइंग अच्छी सी बनाने दो। ओके सो ये आ गया, लेट्स कॉल इट 4K। आई थिंक ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा 4K नहीं होगा कैनवस के अंदर, बट मैंने बहुत बड़ा बना दिया, बट लेट्स से ये 4K है। सो अब तुम्हें पता है हमारे पास एक मिनट मुझे देखने दो, अगर हम कैनवस को अपना और एक्सटेंड कर सकते हैं, वी कांट एक्सटेंड आवर कैनवस अ बिट मोर। सो हम क्या करेंगे कि हम हमारे इन दोनों महाशय को यहाँ से उठाएंगे, हम इरेजर थोड़ी सी बड़ी करेंगे और हम जो है यहाँ पे जाके एक नया कैनवस यहाँ पे शुरू करेंगे, इधर एक नई बस्ती आबाद करेंगे यहाँ। तो ये हमारे पास आ गया 1080 का कैनवस। ठीक है अब 4K हमारे पास बड़ा होता है 4 टाइम्स, तो मैं ये इधर तक जाऊँगा, उसके बाद यहाँ तक आएंगे हम, और उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे, और उसके बाद हम यहाँ तक आएंगे। ओके तो ये हमारे पास 4K का आ गया। अब देखना 16K का कैनवस कितना बड़ा होगा। ये हम गए यहाँ तक, ये गए हम यहाँ तक, ये गए हम यहाँ तक। और मुझे पता है मैं थोड़ी सी विड्थ को जो है वो एग्जैक्टली वैसा नहीं रखा हुआ, बट अभी होल्ड योर हॉर्सेस, सब्र करो मेरे साथ। ओके ऑलराइट सो दिस इज 1080, दिस इज 4K एंड दिस इज 8K। मैं चाहता हूँ तुम लोग डिफरेंस देखो, सही है 4K का 4 टाइम्स 8K, बल्कि 8K मैंने अभी भी छोटा बनाया, वही और बड़ा हो सकता है, बट तुम लोग देखो 8K का डिफरेंस 1080 से कितना ज़्यादा है। किधर गई मेरी आईपैड,
लुक एट दैट, 1080 से 4K का डिफरेंस कितना ज़्यादा है. यू नो व्हाट दिस टेल्स यू? दिस गिव्स यू अ मैसिव understanding of how these canvases work. I'll give you an example. ठीक है, हम लोग को समझ आ गई है सैफ कि 8K is so big compared to 1080, but what does this mean? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें Resolve के ऊपर ला के दिखाता हूँ ये चीज़. So by the way, I'm showing it to you on Resolve. You can go and use any of other softwares as well. This works for that as well. Okay. So मैंने ना यहाँ पे एक बनाई हुई है हमारे पास टाइमलाइन. मैं काम करता हूँ, मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयरिंग ऑन करता हूँ ताकि तुम लोग एग्जैक्टली देख सको क्या हो रहा है. सही है. सो मैंने एक कॉपी बनाई हुई है टाइमलाइन की. लेट्स गो एंड मेक इट 720. मैं 720 इसको बना रहा हूँ. ठीक है. और अब हम जाएंगे और हम एक और ओके, सो लेट्स ओपन दिस. सो ये हमने 720 जो बनाई है. ठीक है. ये सेम वीडियो है बाय द वे, ये मैंने डुप्लीकेट की हुई है खाली टाइमलाइन. ये सेम वीडियो है. हैव अ लुक एट दिस. क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर मैं तुम लोग को दूसरी वाली टाइमलाइन दिखाऊं तो देखो, मैं जैसे ही उसको सेलेक्ट करता हूँ वो जूम इन होके पंच हो रही है. अभी देखना, मैं इसको सेट करूँगा. मैं Z प्रेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे भी Z प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये फिक्स हो जाए. राइट. अभी अगर मैं दोबारा से हमारे पास कैनवस में जाता हूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पे ये 720 वाली है, ये भी दूर से सही लग रही है. अब देखना, मैं जैसे ही जूम करूँगा, ये देख लो कैसे फटना शुरू हो गए हैं पिक्सल. ये देखा, ये पिक्सल फट रहे हैं इसके. और अब अगर मैं दूसरे वाली हमारी जो कि 1080 वाली है, which I think not even 1080, this is 4K. Let's see this one. This is 4K by the way. अभी देखना है इस 4K वाली को. Can you see that? Like ये automatically zoom in हो गया canvas. Why? So you have to understand, वो जो 1080 का जो canvas था ना, वो छोटा है. वो देख रहे हो, वो इतना सा है. Like वो जैसे ही मैं बड़े वाला canvas खोलता हूँ वो और zoom हो जाता है. You see that? ये कम zoom हुआ है. So ये छोटा है, वो एकदम से और ज़्यादा जूम हो जाता है और ज़्यादा क्लोज आ जाता है, और उसमें डिटेल भी ज़्यादा रहती है. इसके पिक्सल्स देखो कैसे इसके पिक्सल्स फटने लग गए हैं. बट अगर मैं उसके पिक्सल्स जाके दिखाऊं तो इवन यहाँ तक उसके पिक्सल्स रिटेन है. इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पास जो बड़े टीवीज़ होते हैं ना, जो 4K डिस्प्ले कर सकते हैं, अगर तुम उसके ऊपर 1080 चलाते हो ना, तो वो 1080 को ऐसे खींचते हैं. जैसे अभी हमने स्ट्रेच नहीं किया हुआ था, तो वैसे स्ट्रेच करते हैं और स्ट्रेच करके वो उसको 4K की तरफ लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी ख़राब लगती है. सिमिलर वे के अंदर जो 8K होता है, 8K के अंदर वो 4K के साथ और 1080 के साथ ये करता है. सो कई बार हो सकता है तुम 8K पे प्ले करो, अगर 1080 वीडियो तो वो इतनी छोटी नज़र आएगी तुम्हें स्क्रीन पे. यू नो वाई? क्योंकि जो 8K डिस्प्ले होगा उसके अंदर पिक्सल्स इतने ज़्यादा होंगे कि वो अगर पूरे पिक्सल्स को स्ट्रेच करता है तो ये जो छोटे से पिक्सल हैं 1080 के, ये ऐसे फैल जाएंगे एंड इट वुड बी अ वेरी बैड क्वालिटी. द होल पॉइंट इज, वेन एवर यू आर डिलीवरिंग टू योर क्लाइंट, यू शुड ऑब्जर्व दीज थिंग्स कि यूट्यूब के ऊपर 8K तो आ गया है. ठीक है, मेरे पास 8K का ऑप्शन आ गया है, लेकिन अगर मैं क्लाइंट को 8K देता हूँ तो मेरी क्वालिटी पे, मेरे साइज़ पे वीडियो के क्या फ़र्क पड़ेगा. मैं तुम्हें बड़ी अच्छी एग्जांपल देता हूँ उसकी. देखो, समझने की ज़रूरत है. 1080 से 4K 4 टाइम्स ज़्यादा है. राइट. सो लेट्स से अगर 1080 की वीडियो हमारे पास 1 GB की है, तो जो 4K की वीडियो है हमारे पास 4 GB की होगी. लेकिन हमारे पास जो 8K की वीडियो होगी वो कितनी होगी? दैट वुड बी 16 GB. सो अगर तुम इसी एक वीडियो को 1080 में रेंडर करते हो तो ये 1 GB की है, लेकिन तुम अगर इसी वीडियो को 8K में रेंडर करते हो तो ये 16 GB की हो जाती है. सो दैट गिव्स यू अ मैसिव ओवरव्यू कि तुम्हें किस टाइम पे कितना रेंडर लगाना है बेस्ड ऑन योर नॉलेज दैट नाउ यू हैव अबाउट द कैनवस साइजेस. अगर तुम्हारा कैनवस जो व्यूअर का है वो एवरेज, लेट्स से तुम्हारी ऑडियंस 1080 पे देखती है, तो तुम्हें 4K पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना स्टोरेज फालतू का ज़ाया कर रहे हो, जबकि वो देख ही नहीं सकते. लाइक मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत सारी एडिटर है, जिसका मतलब तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों के पास 4K मॉनिटर्स होते हैं एडिट करने के लिए. सो इस वजह से मैं 4K में अपनी वीडियोज़ करता हूँ. सो येस, मेरी वीडियो की क्वालिटी, मेरी वीडियो का साइज़ 4 टाइम्स बढ़ जाता है, मेरे स्टोरेज ज़्यादा होता है, पर एट द सेम टाइम आई नो तुम्हारा कैनवस 4K को संभाल सकता है. लेकिन अगर तुम्हारा कैनवस 1080 होता ना, तो मुझे 4K करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होना था. सो इसलिए अंडरस्टैंडिंग योर क्रिएटर की ऑडियंस, तुम्हें पता होना चाहिए कि फिर तुम रेंडर किस रेजोल्यूशन के अंदर कर रहे हो. ओके, दिस इज़ रेजोल्यूशन. सही है सैफ, समझ आ गई है. थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले भी था, मतलब क्या लगा हुआ है, लंबी कर रहा है. अगले टॉपिक पे जा. चलो अगले पे जाते हैं, एंड दैट इज़ बिट रेट. ओए होए 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 होए, ये किसको पता है? लेट्स टॉक अबाउट इट. हमारे पास बिट रेट जो होता है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ लो, विच सेज हाउ मच डाटा द वीडियो इज अलाउड टू यूज एवरी सेकेंड. ये है बिट रेट. इसका क्या मतलब है? कोर समझना है ना. तुम लोगों को मैंने बोला था हमेशा मैं कोर समझाऊंगा तुम लोगों को चीज़ का, ताकि तुम लोगों को पता हो बिट रेट क्या सेलेक्ट करना है. मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, आंसर करना.
एंड आई वॉन्ट यू टू आंसर मी विद इन 5 सेकेंड्स, और मुझे ऑनेस्ट आंसर करना, सर्च ना करना गूगल पे। तुम्हें यहाँ पे बिट रेट नज़र आ रहा होगा। प्रीमियर में अगर तुम देख रहे हो तो तुम्हें VBR नज़र आता होता है, वेरिएबल बिट रेट या कांस्टेंट बिट रेट। तुम्हें प्रीमियर में ये रेंडर में ऑप्शन नज़र आते हैं। अगर तुम डविंची में देखते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिक या रिस्ट्रिक्ट टू नज़र आता है। रिस्ट्रिक्ट टू काम करता है कांस्टेंट बिट रेट की तरह जो प्रीमियर में होता है, ऑटोमेटिक काम करता है वेरिएबल बिट रेट की तरह जो प्रीमियर में होता है। जो डविंची वाले हैं, तुम लोगों को पता है रिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो तुम कि यार इतना kbs पर सेकेंड रेंडर चाहिए ही चाहिए मुझे। ऑटोमेटिक क्या होता है? अब मेरा सवाल है तुम लोगों से, इनमें से कौन सा ऑप्शन अच्छा है, रिस्ट्रिक्ट टू या ऑटोमेटिक? अगर मुझे अच्छी क्वालिटी लेनी है वीडियो से, गिव मी एन आंसर। यू गाइज हैव 10 seconds. I'm giving you more time to think of it. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. क्या सोचा तुमने फिर? रिस्ट्रिक्ट टू सोचा ना? गलत किया फिर से। ऑटोमेटिक होता है। अब ऑटोमेटिक अच्छा क्यों होता है सैफ? हमने तो सोचा था हम कांस्टेंट बिट रेट को 50 बिट रेट रख देंगे और हमारी वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी। गलत। और मैं बताता हूँ क्यों गलत। उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी बिट रेट की साइंस समझनी होगी मेरे साथ। समझोगे ना मेरे साथ? मैं तुम साथ समझते हैं। चलो, लेट्स गो टू दीज 2 पिक्चर्स। इनमें से कौन सी पिक्चर है जिसके अंदर बिट रेट अच्छा है और किस में बिट रेट बुरा है? बड़ी आसानी से तुमने आइडेंटिफाई कर दिया। ऊपर वाली में बिट रेट ज़्यादा है, नीचे वाली में बिट रेट कम है। गुड यार, बड़े तेज़ हो। ओके, सो लेट मी टेल यू कि अब ये हो रहा क्या है। हमारे पास नीचे वाली के अंदर बिट रेट कम है, लेकिन बिट रेट कम होने से इसका कलर क्यों ख़राब हुआ है? इसके कलर के अंदर वो पैचेस क्यों आए हुए हैं? इसका जो सर है, सर के ऊपर अगर तुम देखो, सर के बिल्कुल साथ ऊपर देखो तो पर्पल सा एरिया बना हुआ है, जबकि रियल फुटेज के अंदर वो पर्पल सा एरिया नहीं। तो उसका कलर क्यों ख़राब हो गया? बिट रेट तो डाटा होता है ना? नहीं बेटा, समझाता हूँ बिट रेट क्या होता है, देखना मेरे साथ। सो हमारे पास जो बिट्स होते हैं ना, एक बिट का मतलब होता है 1 and 0। जो हमारे पास कंप्यूटर होता है ना, वो काम करता है 1 and 0 के ऊपर, राइट? ट्रांजिस्टर्स, यू नो इट, बचपन में पढ़ा था। अभी जो 1s and 0s होते हैं ना, ये एक ऑपरेशन जो 1 and 0 का होता है उसको कहते हैं 1 बिट। अब जैसे हम 2 बिट पे जाते हैं ना, 2 बिट्स हुए, 1 बिट का ऑन एंड ऑफ था, 2 बिट का भी ऑन एंड ऑफ हुआ, तो कितने हो गए? 4 ऑपरेशंस हो गए। अब हमारे पास स्क्वायर और 3 टाइम्स और 4 टाइम्स होना शुरू हो जाता है। सो लेट्स से 3 बिट है। 3 बिट का तुम कैलकुलेट करते हो हमेशा 2 को ही रखते हो, क्योंकि 2 हमारे पास 1 और 2 ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। लेकिन 3 है ना, तो तुम स्क्वायर जो ऊपर कर दोगे 3 टाइम्स, राइट? अगर 4 बिट है तो तुम 2 के ऊपर 4 टाइम्स कर दोगे, राइट? अब उससे होता क्या है, तुम बिल्कुल इस ग्राफ के आखिर में देखो जो मैंने तुम्हें चार्ट दिया हुआ है, इसके आखिर में कलर कैपेसिटी लिखी हुई है। 1 बिट के ऊपर 8 हमारे पास कलर्स हैं, राइट? 2 बिट्स के ऊपर 64 है, 3 बिट पे 512 है। बात ये है, हम आते हैं 8 बिट के ऊपर, क्योंकि 8 बिट पे नॉर्मल फुटेज कैप्चर होती है। ये फुटेज इस वक्त 8 बिट के ऊपर कैप्चर हो रही है। 8 बिट के ऊपर तुम्हें कितने कलर्स नज़र आ रहे हैं? 16 मिलियन। ज़रा चेक करो 6 बिट पे तुम्हें कितने नज़र आ रहे थे? 6 बिट पे तुम्हें मिल रहे थे 262,000, 2 लाख समथिंग। जैसे ही तुम 8 बिट पे गए, तुम्हें 16 मिलियन कलर्स नज़र आने शुरू हो गए। और जैसे ही तुम 10 बिट पे गए, चेक करना 8 बिट से 10 बिट का जंप क्या आया? 1 बिलियन कलर्स, राइट? दैट्स अ लॉट। सो अब होता यह है कि ये जो तुम्हें मेरी फुटेज नज़र आ रही है जिसमें मेरा बिट रेट कम है, इसमें मैंने बिट रेट इतना कम रखा हुआ है कि वो जो मेरे कलर्स थे ना, मेरे कलर्स ही बहुत कम है वहाँ पे। तो जब मेरे पास कलर्स ही बहुत कम है उस फुटेज में, तो मेरे सर के ऊपर भी कलर ख़राब हो गया और सारा, क्योंकि कलर ही नहीं है उसके पास। वो कलर नहीं है तो ब्लॉक्स बना रहा है। अगर उसके पास और कलर होते तो वो बड़ा स्मूथ करता काम, लेकिन कलर क्योंकि नहीं है बहुत ज़्यादा, तो वो हार्श ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। ऊपर वाले में बहुत कलर्स हैं तो वहाँ पे नहीं बन रहे। समझ आ गई होगी यहाँ तक? अभी होल्ड योर हॉर्सेस, मैं कुछ और भी समझाने लगा हूँ, जिसको सारे को ना हम जाके जोड़ेंगे दोबारा, और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा ऑटोमेटिक तुमने क्यों सेलेक्ट करना है, और प्रीमियर में तुमने क्या करना है, और हर सॉफ्टवेयर में क्या करना है। ओके, हमारे पास अगर तुमने लेट्स से डविंची के अंदर केबीज पर सेकंड देखा जाता है, राइट? और प्रीमियर के अंदर एमबीज पर सेकंड देखा जाता है। तो तुम अगर देखना चाहते हो कि तुम्हारे पास एमबी पर सेकंड और केबी पर सेकंड एक्चुअल में कितने बिट्स के साथ जाके जुड़ रहे हैं, तो ये मैंने तुम्हारे सामने चार्ट रखा हुआ है, लिटरली कॉपी पेस्ट मार दो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इससे तुम एटलीस्ट देख सकोगे तुम्हारे पास एक्चुअल में बिट्स कितने हैं। ठीक है, ये सिंपली मैंने चार्ट तुम्हारे लिए उसके लिए रखा हुआ है। अब सवाल आता है, देन व्हाई इज ऑटोमेटिक गुड? अब देवी और सज्जनों, मैंने तुम लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि मैंने कोडेक्स एंड कंटेनर्स की एक पूरी की पूरी क्लास बनाई हुई है।
अब कोडेक्स की वो जो पूरी की पूरी क्लास थी ना, उसके अंदर मैंने तुम लोगों को दो कंप्रेशंस के बारे में बताया है। एक कंप्रेशन होता है इंटर फ्रेम और एक होता है इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन। अब मैं यहाँ पे अगर तुम्हें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ लिटरली कंप्रेशंस के बारे में शुरू हो जाएगी बात। बट लेट मी गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ क्रक्स। लेट्स से यहाँ पे ना मैं मूवमेंट कर रहा हूँ इस वक्त, ठीक है, ये मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेंटर स्टेज के अंदर बातें कर रहा हूँ। अब मेरा जो सॉफ्टवेयर है ना, उसके पास दो ऑप्शंस हैं मुझे कंप्रेस करने के, मेरी फुटेज को इनकोड करने के। एक तो तरीका ये है कि ये जो पूरे का पूरा मेरा फ्रेम बना हुआ है, ये इस पूरे के पूरे फ्रेम में हर एक पिक्चर को इनकोड करे। यानी ये जो लाइट है ना, लाइट का 1 सेकंड के अंदर लेट्स से 24 फ्रेम्स है, तो ये लाइट को भी उन 24 फ्रेम्स के अंदर हर बार काउंट करे, हर बार एक फ्रेम बनाए और उस फ्रेम के अंदर ये लाइट भी आए, वो बोर्ड भी आए, ठीक है। इसको कहते हैं इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन। ये क्यों ज़रूरी होता है? ये आप तब करते हो जब आपको कलर ग्रेडिंग चाहिए होती है, तो आपको लाजिम बात है बाद में इसका कलर जाके चेंज करना है, सब उसके लिए आपको यहाँ का अच्छा खासा डाटा चाहिए, तो आप इंट्रा फ्रेम कंप्रेशन लगाते हो। तो उसमें क्या होता है, सारी चीज़ कंप्रेस होती है फुटेज के अंदर, राइट। हमारे पास एक और चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड इंटर फ्रेम कंप्रेशन। इंटर फ्रेम में क्या होता है, फुटेज में जहाँ पे कंप्रेशन की ज़रूरत है सिर्फ वहाँ पे लगेगा, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट है ना वीडियो का जहाँ पे मेरी मूवमेंट हो रही है, इस एरिया पे ये इनकोडिंग करेगा और ये इस पार्ट को रखेगा। वो बाकी सारा पार्ट है जो वहाँ पे स्टिल पड़ा हुआ है, जो मूव नहीं कर रहा, वो उसको एज अ स्टिल इमेज कंसिडर करेगा। जिसका मतलब ये है कि अगर 24 फ्रेम्स है ना, तो उसने इस सारे पार्ट को जो मूव नहीं कर रहा, यानी वो साइड पे मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं, ये बोर्ड पड़ा हुआ है, ये सारा मूव नहीं कर रहा ना, तो इस सारे को ये एक बार ही यूज़ कर रहा है बेस फ्रेम के तौर पे, और जो बाकी 24 फ्रेम्स ऊपर लग रहे हैं उनमें सिर्फ वो यहाँ की मूवमेंट को बार बार इनकोड कर रहा है। इसको कहते हैं इंटर फ्रेम कंप्रेशन। जो आपके पास H.264 या वो सारे होते हैं ना, वो इंटर फ्रेम कंप्रेशन करते हैं। इंट्रा फ्रेम आप करते हो जब आप बड़े स्केल पे बात कर रहे होते हो, लेट्स से आप एप्पल प्रोरेस के अंदर रेंडर कर रहे हो या ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब मैं बताता हूँ कि तुम्हारे लिए ये जो मैंने बात की थी ना, लेट्स गो बैक टू स्प्लिट स्क्रीन। ये जो मैंने तुम लोगों को दिखाया था कि ऑटोमेटिक वर्सेस रिस्ट्रिक्ट टू, इन दोनों में से ऑटोमेटिक अच्छा क्यों है? जब तुम रिस्ट्रिक्ट टू करते हो ना, तो तुम सॉफ्टवेयर को क्या बोल रहे हो? तुम कह रहे हो कि यार ये जो पूरी की पूरी मेरे पास फुटेज पड़ी हुई है, ये जितनी फुटेज मेरे पास पड़ी हुई है, जो बोर्ड है जो मूव भी नहीं कर रहा, लेट्स से तुमने रिस्ट्रिक्ट किया 50,000 KB पर सेकंड पे, तो नाउ यू आर सेइंग कि ये जो बोर्ड है मेरे पास, जिसको लिटरली 10,000 KB भी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको भी 50,000 KB लगाओ, ओके। और ये मेरी फुटेज जो मूव कर रही है, शायद इस फुटेज को लिटरली 100,000 KBs चाहिए थे पर सेकंड, लेकिन इस पर भी 50 लगाओ, तो तुमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको। जिसका मतलब ये जिस जगह को जो पूरी खाली पड़ी हुई है मेरे पास, ये दीवार ये वाला सारा पार्ट, इसको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास 50,000 KB पर सेकंड की, इस पे भी 50,000 का कंप्रेशन लगेगा। और मुझे जिसको ज़रूरत है ज़्यादा बिट रेट की, यानी मेरे ऊपर ज़्यादा बिट रेट लगना चाहिए, ज़्यादा कलर का डाटा मेरे पास आना चाहिए, मुझ पर भी 50,000 लगेगा। सो तुमने यहाँ पे लॉक कर दिया। कांस्टेंट बिट रेट के अंदर भी तुम यही करते हो। दिस इज़ रॉन्ग। व्हाई? क्योंकि जब तुम ऑटोमेटिक सेलेक्ट करते हो ना, तो ऑटोमेटिक में तुम सॉफ्टवेयर को कह रहे हो कि सॉफ्टवेयर मेरे भाई, जहाँ पे तुझे लग रहा है कि बिट रेट ज़्यादा डालने की ज़रूरत है वहाँ पे ज़्यादा डाल, जहाँ पे नहीं है वहाँ पे ना डाल। मिसाल के तौर पे हमने एक चीज़ अभी नोट की थी बिट रेट के अंदर, एक चीज़ जो हमने देखी थी वो ये थी कि अगर मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखाऊं तो ये जो बिट्स हैं ये कलर को डिफाइन करते हैं, राइट, कि जितने ज़्यादा बिट रेट होगा उतना ज़्यादा कलर डिफाइन हो रहा है, यानी 8 बिट के अंदर 16 मिलियन कलर्स आ गए एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरी चेयर है, ये जो बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है, ये मेरे सर के पीछे इवन शैडो आ रहा है मेरा यहाँ पे, ये बिल्कुल ब्लैक हुई हुई है, राइट, इस पे तो कोई कलर भी नहीं है, करेक्ट। सो अगर इस पे कोई कलर ही नहीं है, सो मैं इसको 50,000 KBs क्यों दूं? यू गेट इट? लाइक इसको 50,000 KBs की जरूरत नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड, यहां पे मेरे फेस के ऊपर कलर है, मुझे जरूरत है, प्यारा सा फेस है, जरूरत है, राइट, यू गेट इट? सो दिस इज व्हाट ऑटोमेटिक डज। ऑटोमेटिक का काम यह है कि वो यहां पे बिट रेट फालतू का ज़ाया नहीं करेगा, ठीक है, उसको पता है यहाँ पे ज़्यादा बिट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कलर है वहाँ पे ज़रूरत है।
So you get it. So that is why it's important that we select automatic. This is not exactly inter versus intra frame, but this is very close example of that. क्योंकि जहाँ पे कलर नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो नहीं रखेगा, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो रखेगा कंप्रेशन को. So इसलिए हम ऑटोमेटिक को रखते होते हैं ताकि सॉफ्टवेयर खुद आइडेंटिफाई करे. और आजकल सॉफ्टवेयर्स आर वेरी स्मार्ट एट दिस. बोथ प्रीमियर, DaVinci Resolve, all of that. प्रीमियर में तुम्हारे पास VBR पास होता है, सो VBR पास 2 यूज़ किया करो वहाँ पे. ओके और वहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी होती है. DaVinci में अच्छी बात है, रेंज सेलेक्ट नहीं करनी होती. DaVinci खुद ऑप्टिमाइज़ करता है इस चीज़ को. ठीक है साहब, अब हमें ये बिट रेट तो बड़ा हर्रामी करके समझ आ गया और मैं बड़ा खुश हूँ कि तुम लोगों को आया है. अगर नहीं भी आया तो तुम लोगों ने बोलना आया है. समझ रहे? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज़ कॉल्ड एसेंशियल नंबर 4. दिस इज कलर, स्पेस एंड गैमा. ओके, अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे. हमारे पास कलर स्पेस और कलर गैमा के अंदर बड़ा फर्क होता है और तुम्हारे रेंडर पेज पे तुम्हें हमेशा ये टैग्स नज़र आते हैं. दिखाऊं? खबर दिखाता हूँ सॉफ्टवेयर में जाके. 2 मिनट के लिए होल्ड करो. ये सारे सॉफ्टवेयर में तुम्हें नजर आएंगे. कलर स्पेस और गैमा में फ़र्क क्या होता है? कलर स्पेस जो होता है ना, ये होते हैं व्हाट कलर्स द इमेज हैज़ फ्रॉम CIE 1931 चार्ट. 1931 CIE चार्ट, ये महाशय वो चीज़ है जो हमने आपको पूरी एक्सप्लेन की थी जब मैंने एक क्लास बनाई थी ऑन कलर ग्रेडिंग. गिव मी 2 hours, आई विल टीच यू एवरीथिंग अबाउट कलर ग्रेडिंग. हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पड़ी हुई है, एडिटिंग स्कूल के ऊपर पोर्टल के अंदर भी पड़ी हुई है, जाके तुम लोग देख सकते हो. एडिटिंग स्कूल में तो मेरे ख्याल से मैंने 10 और क्लासेस बनाई हुई हैं इस पर. बट खैर, सो ये जो CIE चार्ट वाली तुम लोगों को मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कलर स्पेसेस बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए थे. बट फॉर वन कॉन्टेक्स्ट अभी मैं तुम्हें जाके एक्सप्लेन करता हूँ. गैमा क्या होता है? गैमा होता है हाउ लाइट एंड डार्क दोज कलर्स आर. गैमा इज पार्ट ऑफ कलर स्पेस. क्या मतलब है सैफ? समझ नहीं आ रही, मैं फंस रहा हूँ. रुक जा, क्या कर रहा है सैफ? होल्ड टाइट हूँ ना मैं, अभी समझाता हूँ तुम लोग को. चलो हम जाते हैं और हम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इस चीज़ को देखते हैं. बाय द वे, मैं कलर स्पेसेस की जो बात कर रहा था, सॉरी, वो हाँ, दैट वाज नॉट द 2 hour वाली मीटिंग. दिस इज़ द मीटिंग जिसमें मैंने कलर स्पेसेस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये जो तुम लोग को महाशय नज़र आ रहे हैं. बट खैर, ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली हुई है, इसको बाद में जाके देखना. अभी ना देखना, ये ना हो तुम इधर चले जाओ. फोकस रखा करो यार, फोकस रखो मेरे ऊपर, बाद में जाके देखना. अब जाते हैं और हम देखते हैं कलर स्पेस और गैमा रियल वर्ल्ड प्रैक्टिस के अंदर. सो मैं करूँगा ओपन DaVinci Resolve तुम लोग के सामने. ओके, स्क्रीन शेयरिंग. हम जाएंगे और हम ये जो हमारे पास फुटेज तुम्हें नज़र आ रही है ना, मैं इसको जाके कलर टैब में खोलता हूँ. सही है? बाय द वे, टेंशन ना लो, जो बाकी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो प्रोसेस सेम ही होगा. नोड्स यहाँ पे हैं, लेकिन मैं जो तुम्हें समझाना की कोशिश कर रहा हूँ वो तुम्हें समझ आ जाएगी. ओके, अब ये फुटेज जो है ना, ये शूट हुई थी हमारे पास सोनी के कैमरा के ऊपर, सोनी A7S III के ऊपर. सो जो हमारे पास इनपुट कलर स्पेस है वो सोनी S-Gamut-3 Cine है. मैं चाहता हूँ तुम लोग एक चीज़ के ऊपर मेरे साथ फोकस करो और तुम्हारा फोकस यहाँ पे टूटना नहीं चाहिए. ओके, इधर मुझे देखो और फोकस रखना एक चीज़ पे. वो क्या है? ये तुम लोग को ठीक नीचे स्कोप्स नज़र आ रहे हैं, आ रहे होंगे ना नीचे स्कोप्स पड़े हुए. ये जो स्कोप्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं, इन पे नज़र रखो और फुटेज के ऊपर नज़र रखो. मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम इन 2 चीज़ों के ऊपर नज़र रखो, मैं जैसे जैसे चीज़ों को चेंज कर रहा हूँ. सो इस वक्त कलर स्पेस हमने सोनी S-Gamut-3 Cine रखा हुआ है. मैं जाऊँगा और मैं हमारा चेंज कर दूंगा, लेट्स से रेड के ऊपर, रेड के किसी कलर स्पेस पे करता हूँ चेंज. मैंने रेड पे किया चेंज, लुक एट दैट. कलर चेंज हुआ है फुटेज का, लेकिन लाइट चेंज नहीं हुई, ब्राइटनेस चेंज नहीं हुई. अभी देखना मैं क्या करने लगा हूँ. sRGB पे जाता हूँ, लुक एट दैट. इनपुट कलर स्पेस में गलत कलर स्पेस डाल रहा हूँ, लाजमी बात है सोनी पे शूट हुआ है. लेट्स से मैं कैनन पे जाता हूँ, कैनन तो दुश्मन है ना सोनी का. लेट्स से, लुक एट दैट, कलर चेंज हो गया है, लेकिन क्या चेंज नहीं हुआ? लुक एट दैट, लाइट चेंज नहीं हुई अभी तक. लेट्स गो बैक टू, मैं सोनी S-Gamut करूँगा और अब हम जाएंगे और अब हम गैमेट चेंज करेंगे. अब मैंने S-Log3 रखा हुआ था ना, मैं सोनी के ही किसी और गैमेट पे जाता हूँ. सो लेट्स गो टू सोनी S-Log. लुक एट दैट, सीधा लाइट चेंज हुई है. अभी देखना, मतलब तुम्हें वो ऊपर ब्राइटनेस नज़र आ रही है नीचे, यहाँ पे देखो, ये तुम लोग को 896 लाइक ये हाईलाइट्स वाला पार्ट है और नीचे शैडोज़ वाला पार्ट है, दोनों चेंज हो रहे हैं. अभी रुकना और देखना. मैं जाता हूँ पैनासोनिक पे करता हूँ, लुक एट दैट, फिर लाइट चेंज हुई. अभी जाते हैं और हम रेड पे करते हैं, ये देखो फिर चेंज हुई. डू यू सी दैट? सो जो हमारे पास गैमा होता है वो डील करता है विद द ब्राइटनेस, राइट, एंड जो हमारे पास कलर स्पेस होता है दैट डील्स विद द कलर. सो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं इसका कलर कर दूंगा S-Log3. लेट्स से तुम किसी प्रोडक्शन वाले के साथ काम कर रहे हो. अब ये तुम्हें किस तरह काम आएगा? लेट्स से तुम काम कर रहे हो किसी VFX आर्टिस्ट के साथ, सही है. तुम्हें VFX आर्टिस्ट कहता है कि यार मुझे फुटेज अपनी चाहिए एक स्पेसिफिक गैमा के अंदर, राइट.
तुम यहाँ पे जाओगे अपनी रेंडर सेटिंग्स के अंदर और तुम यहाँ पे गैमा उसको स्पेसिफिक दे सकते हो, जिस तरह की बहुत सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट एसिस के अंदर काम करते हैं। सो एसिस का गैमा तुम यहाँ पे सीधा चिपका सकते हो। सेम विद कलर स्पेस एज वेल, यू कैन गो एंड यू कैन पिक AP1 एसिस। AP1 क्या होता है मैंने एडिटिंग स्कूल में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी मैं लंबा नहीं लगाने वाला, बट खैर गैमा टैग तुम एसिस का सेलेक्ट कर सकते हो और उससे क्या होगा कि तुम वो जो रेंडर के अंदर उसको वही कलर स्पेस दे रहे हो जो उसको चाहिए। बिकॉज हम इंटरनेट के लिए वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, हम सेम एस प्रोजेक्ट रखेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट के ऊपर हमने सारी सेटिंग्स की हुई हैं। लेकिन कई बार अगर तुमने प्रोजेक्ट पे सेटिंग नहीं भी की हुई तब भी तुम इस रेंडर को यूज़ कर सकते हो, या तुम किसी स्पेसिफिक के बंदे के साथ काम कर रहे हो जिसको स्पेसिफिक कलर स्पेस और गैमा के अंदर वो फुटेज चाहिए, तुम वो कर सकते हो। अगर तुम्हारा क्लाइंट कहता है मुझे ब्रॉडकास्ट के लिए चाहिए फुटेज, तो फिर तुम आओगे और तुम कहोगे ओके गैमा 2.4 के अंदर मैंने इसको करना है, निकालना है। You get it? So this is color space versus color gamma. I hope now you guys have a very good knowledge of how this thing works. मैं चाह रहा था कि तुम लोगों को मैं थोड़ा सा इन डेप्थ कलर स्पेस के अंदर ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कैसे काम करती हैं, राइट? अगेन तुम लोगों को कलर स्पेसेस क्या होते हैं वो कितनी डिटेल में तुम्हें घुस के अगर समझना है ना, ताकि तुम कभी भी किसी फुटेज को देखो तुम ऐसे 10 सेकंड के अंदर उसको डीकोड कर सको। ये क्लास देख लेना एक बार, दिस इज़ अ गोल्ड माइन। लिटरली इंटरनेट पे कोई ऐसी क्लास नहीं है। क्लास तो ऐसी भी नहीं है जो मैंने रेंडर के ऊपर बताई हुई है। लोग 5 मिनट के ट्यूटोरियल बना के सेटिंग्स तुम्हें बता देते हैं कि ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। मैं एटलीस्ट तुम लोगों को कोर समझा रहा हूँ, बट ये जाके देख लेना अगर इस क्लास के बाद तुम लोगों का दिल किया, वहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में चीज़ एक्सप्लेन हुई है। ओके सर, अगली हम लोग एसेंशियल के पास क्यों नहीं जाते, दैट इज़ सबटाइटल्स। एक काम करते हैं, मेरी तरफ देखो, थोड़ा सा ना सांस लेते हैं, तुम और मैं दोनों सांस लेंगे, सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने भी एक स्प्रिंट के ऊपर बातें करना शुरू की है तो मुझे भी सांस लेने की ज़रूरत है। ओके, सो मैं थोड़ा सा एंड्रयू ह्यूबरमैन का ब्रेथ वर्क करूँगा, तुमने भी मेरे साथ करना है। तुम मुझे पता है तुम यूट्यूब पे भी देख रहे हो, तुम एडिटिंग स्कूल के अंदर भी देख रहे हो पोर्टल पे। सो ब्रेथ वर्क विथ मी, ओके राइट। मच बेटर। तुम लोगों को एक मैं बात बताऊँ, कसम से चीट कोड है लाइफ का। कभी भी तुम लोग को एंजाइटी हो रही हो या तुम लोगों को लग रहा हो कि यार लाइफ समझ नहीं आ रही, चीज़ें इधर उधर हो रही है ना, एक बार बड़ी सी सांस लिया करो, इनहेल और एक्सेल 3 बार लिटरली करो, यू वुड फील मच बेटर। बहुत लाइट बंदा फील करता है, ब्रेन से फॉग हट जाती है एंड इट जस्ट फील्स गुड। आई हैव डन इट, सो मतलब मैं तो करता हूँ हमेशा। सो अगर बाकी चीज़ों में उस्ताद मानते हो तो ये भी कर लिया करो। ओके चलो अब हम वापस जाते हैं हमारी क्लास के ऊपर और हम बात करते हैं सबटाइटल्स के बारे में। अब तुम्हें एक सबटाइटल्स की मज़े की बात बताऊँ, हमारे पास 3 तरह के सबटाइटल्स हो, दुनिया में लोगों को पता ही नहीं होता इस चीज़ का। हमारे पास एक होते हैं एम्बेडेड सबटाइटल्स, एक होते हैं बर्न इन और एक होते हैं सेपरेट फाइल। और मैं तुम्हें आज बताऊंगा कि इनमें से कौन सा तुमने कब यूज़ करना है लाइफ के अंदर, और तुम बोलोगे कि भाई ये बात तो हमें किसी ने बताई ही, मैं हूँ सैफ एग्जिस्ट्स हियर, डोंट वरी। ओके सो लेट्स गो। तुम लोगों को नज़र आ रहा होगा हमारे पास ठीक नीचे यहाँ पे जो हमारा रेंडर पेज है उसके ठीक बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक्सपोर्ट सबटाइटल्स का एक ऑप्शन है। तुम लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल आखिर में, वो कोने में जाके देखो, यस सीधी लाइन जाएगी ना और वो कोने में आखिर में जाएगी। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन शेयरिंग और करके तुम्हें माउस से ये चीज़ करके दिखाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे है मेरी स्क्रीन शेयरिंग, ये रही मेरी स्क्रीन शेयरिंग। ओके सो ये मेरा माउस है, ठीक है, ये मेरा माउस साहब है। तो हम एक्सपोर्ट सबटाइटल को सबसे पहले ऑन करना होता है तुमने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। अब अगर तुमने सबटाइटल्स बनाए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है, तो तुम्हारे पास 3 तरह के ऑप्शन होंगे। सबसे पहला होता है एज अ सेपरेट फाइल। एज अ सेपरेट फाइल का क्या मतलब है, लेट्स से तुम मिस्टर बीस्ट की यूट्यूब वीडियो पे काम कर रहे हो, राइट, और अब जो मिस्टर बीस्ट की यूट्यूब वीडियो है उस वीडियो के अंदर उसने 10 लैंग्वेजेस के अंदर उसकी ट्रांसक्रिप्शन की हुई है। सबटाइटल सारे तुम्हें ऑलरेडी एक टीम ने आके दे दिए हैं या तुमने सबटाइटल्स बनाए हैं, whatever the thing is। अब तुम उन सारे सबटाइटल्स को उस वीडियो के साथ कैसे जोड़ोगे, उसका प्रोसेस ये होता है कि तुम सबटाइटल्स को एज अ सेपरेट फाइल रेंडर करते हो। अब उसमें होता क्या है, जो तुम्हारा रेंडर निकलता है ना, तो फोल्डर जिस फोल्डर में भी तुमने रेंडर किया है, तो एक तुम्हारी वीडियो निकलती है, उसके साथ तुम्हारी सबटाइटल फाइल निकलती है। सो लेट्स से तुमने मल्टीपल सबटाइटल फाइल्स काम करी। इसी वजह से तुम लोगों ने भी नोट किया, नेटफ्लिक्स के अंदर तुम कोई मूवी लगाते हो, उस मूवी के अंदर तुम जब जाते हो ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर, सबटाइटल्स के ऊपर, तो तुम्हें 10 लैंग्वेजेस नजर आती हैं।
वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, वो एज अ सेपरेट फाइल ही अपनी एसआरटी को रेंडर कर रहे होते हैं वहाँ पे। इसी वजह से तुम लोगों को वहाँ पे, अब बाय द वे ये तो काम तुम खुद भी कर सकते हो, तुम लोगों के पास हमारे जितने बड़े एनालिज हैं उनके अंदर सबटाइटलिंग के मल्टीपल ऑप्शंस है, राइट, मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, तो तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर सबटाइटल्स निकालते हो, तुम लिटरली खुद भी ये काम कर सकते हो। बट यूजुअली बड़ी प्रोडक्शंस में ये चीज़ होती है, जिस तरह के बड़े यूट्यूब चैनल्स या नेटफ्लिक्स टाइप की जगह पे, तो आप उस एज अ सेपरेट फाइल सबटाइटल्स को निकालते हो, और फिर वो जो उनकी उस कंपनी का, लेट्स से नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का जो पूरे का पूरा पोर्टल है जहाँ पे वो वीडियोस अपलोड करते हैं ना, उनके पास वहाँ पे ऑप्शन होता है ऑलरेडी कि वीडियो अपलोड कर दी, इस वीडियो की सबटाइटल फाइल भी साथ में अपलोड करो। तो उस तरह के जो वर्कफ्लोज होते हैं उनमें आप एज अ सेपरेट फाइल यूज़ करते हो। ओके, जाते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज़ एज एम्बेडेड कैप्शंस, जो कि तुम्हें सेकेंड ऑप्शन नजर आ रहा है। अब ये एज एन एम्बेडेड कैप्शंस का क्या मतलब है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं। तुम लोगों ने, मुझे उम्मीद है तुम लोग चोरी नहीं करते, बट काफ़ी सारे लोग टॉरेंट से मूवीज़ चोरी करते हैं। मुझे पता है अंदर से तुम लोग भी करते हो, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं। ओके, अब तुम लोग जो जब भी मूवीज़ डाउनलोड करते हो टॉरेंट से, VLC मीडिया पे कभी तुमने प्ले किया हो, तुमने कभी नोट किया कि तुम्हारे पास ऑप्शन होता है वहाँ पे टर्न ऑन सबटाइटल का। इवन दो तुमने एक मूवी डाउनलोड की थी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा सबटाइटल फाइल डाउनलोड नहीं हुई, सिर्फ एक मूवी डाउनलोड हुई है, लेकिन अगर तुम उसको ओपन करो तो उसके अंदर ही ऑप्शन होता है टर्न ऑन सबटाइटल फाइल। वो सबटाइटल कैसे आ गया उसमें, सिर्फ हमने तो एज अ सेपरेट सबटाइटल फाइल उसकी डाउनलोड ही नहीं की। दैट हैपन्स लेडीज एंड जेंटलमैन जस्ट बिकॉज ऑफ एज एम्बेडेड कैप्शंस। एम्बेडेड कैप्शंस करते ये हैं कि वो आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आते, लेकिन वो वीडियो फाइल का पार्ट बन जाते हैं। मैंने तुम लोगों को शुरू में क्या एक्सप्लेन किया था, जो हमारे पास कंटेनर होता है, कंटेनर हमारे पास जो फॉर्मेट में यहाँ पे कंटेनर मैंने लिखा था MP4, ये कंटेनर क्या करता है, ये कंटेनर हमारे पास वीडियो, ऑडियो, सबटाइटल्स हारों को पैक कर देता है, राइट। सो ये जब तुमने एज एम्बेडेड कैप्शन लिखा होता है ना, तो वो उस कंटेनर का पार्ट बन जाता है, जिसका मतलब ये है कि वीडियो एक ही नज़र आती है, लेकिन अगर आप तुम स्पेसिफिक प्लेयर्स के अंदर उसको ओपन करो तो तुम सबटाइटल फाइल को ऑन कर सकते हो। ये कब काम आता है, ये काम आता है जब तुम इंडिपेंडेंट यूट्यूब क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो जो कि 10 लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर रहा, लेकिन दैट क्रिएटर एटलीस्ट वांट्स कि यार इंग्लिश के अंदर ट्रांसक्रिप्शन हुई हो, बट अलग से फाइल अपलोड करना वो सारा काम ना, बस एम्बेडेड फाइल पड़ी हो, तो आप ये एम्बेडेड फाइल दे देते हो। दिस इज वाई वी यूज दैट एम्बेडेड फाइल। ओके, अगले पॉइंट पे आते हैं, एंड दैट इज बर्न इनटू वीडियो। ये जो बर्न इनटू वीडियो नजर आ रहा है तुम्हें ना, ये दुनिया का सबसे आसान है। इसका सिंपली मतलब ये है कि ये जो हमारी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर इतने बड़े बड़े कैप्शन लगे होते हैं, इंस्टाग्राम रील्स के ऊपर कैप्शन लगे होते हैं, जिनको तुम रिमूव नहीं कर सकते, तुम उनको वीडियो के अंदर बर्न कर रहे हो, मतलब जला के ना, भस्म करके उसको तुम रख रहे हो उसके ऊपर। दैट इज कॉल्ड बर्न इन कैप्शंस, एंड दैट इज व्हाट वी डू। ओके, ठीक है सर, ये तो हमें समझ आ गया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ दिस नॉलेज, बड़ा मजा आया। ओए होए, इतनी सारी वीडियोस पे काम यहाँ पे होल्ड योर हॉर्सेस। ठीक है, हम लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में जाके ये सीख ली है। अगली कौन सी स्लाइड है सर? अगली हमारी लास्ट एसेंशियल है, एंड दिस लास्ट एसेंशियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल। एंड मैं एक बात तुम लोगों को गारंटी कर सकता हूँ, इसको देखने के बाद ना, ये गारंटी कर रहा हूँ मैं, तुम लोग भूल जाओगे द वे यू लुक्ड एट ऑडियो। क्योंकि मैं तुम्हें ना iPad के ऊपर जाके एक्सप्लेन करूँगा, और मैं तुम्हें बहुत इन डेप्थ में ऑडियो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ऑडियो जो हमारे पास होता है ना, ऑडियो का रेंडर होता है, वो हमारे पास एक मिक्स होता है ऑफ कोडेक, सैम्पल रेट एंड बिट रेट। चलो, तुम इस मीटिंग के शुरू में बोल रहे थे कि यार सैफ तू क्या ही सिखाएगा, रेंडर के अंदर क्या ही मुश्किल है, बटन तुम्हें प्रेस करता रहता था ना। चलो मुझे बताओ, कोडेक क्या होता है ऑडियो के अंदर, ऑडियो का सैम्पल रेट क्या होता है और बिट रेट क्या होता है? बताओ, तुम्हारे पास 5 सेकेंड है, कमेंट करो जाके अगर तुम्हें पता है। ये ना हो कि ChatGPT से कमेंट निकाल के आंसर और उसके बाद कमेंट कर रहे हो, नहीं, कमेंट करो। 1 2 3 4 5। नहीं समझ आई ना? जिसको आ गई, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम हैप्पी, दैट मीन्स यू आर पार्ट ऑफ एडिटिंग स्कूल, यू हैव बीन लर्निंग अ लॉट। बट अगर नहीं आई तो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, टेंशन नहीं रही, भाई है तुम्हारा। ओके, चलो समझते हैं कि ये हमारे पास कोडेक, सैम्पल रेट एंड बिट रेट क्या होता है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ये हमारे पास रेंडर पेज पे कैसे नजर आता है। ये डाविंची का रेंडर पेज है, बट आई कैन गारंटी यू प्रीमियर के रेंडर पेज पे भी तुम्हें इस तरह की सेटिंग्स नजर आ रही होंगी, नाम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। हमारे पास सबसे ऊपर जो तुम्हें चीज़ नजर आ रही है वो है कोडेक। ओके, हमारे पास दूसरी चीज़ तुम्हें नजर आ रही है बिट रेट, और तीसरी चीज़ तुम्हें नजर आ रही है सैम्पल रेट। क्या भला है सैफ, ये एक्सप्लेन कर दे आप, कितना और ड्रामेटिक करेगा सिचुएशन को। चलो मैं तुम लोग एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ क्या है और ये कैसे काम करती है। सो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा तुम लोग iPad के ऊपर। सो लेट्स गो एंड ओपन iPad। ऑलराइट,
सो तुम लोग को यहाँ पे एक स्क्रीन नज़र आ रही होगी जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो हम सबसे पहले जाएंगे कोडेक्स के ऊपर, ठीक है। हमारे पास ना हमारे पास एक्चुअली 3 तरह के कोडेक्स होते हैं। यहाँ पे मैंने तुम लोग को नॉन कंप्रेस्ड और लॉसी कंप्रेशन रखा हुआ है। एक होता है बीच में जो कि हाई क्वालिटी कंप्रेस्ड होता है। सो हाई क्वालिटी कंप्रेस्ड का मतलब ये होता है कि वो कंप्रेस ज़रूर हो रहा है, ऑडियो फाइल वो कंप्रेस हो रही है, उस पर कंप्रेशन लग रहा है लेकिन कम कंप्रेशन लग रहा है, क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मैं इस वक्त तुम लोग को 2 एक्सप्लेन करूँ क्योंकि ये 2 सबसे बड़े हैं जिनके साथ तुम एनकाउंटर करोगे। एक होता है हमारे पास नॉन कंप्रेस्ड और एक होता है लॉसी कंप्रेशन। जो हमारे पास नॉन कंप्रेस्ड होता है उसमें तुम लोगों ने कई बार नाम सुना होगा डॉट वेव फाइल का। उसके बाद ये जो बाकी 2 फाइल्स हैं इनका भी तुमने नाम सुना होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तुमने नाम सुना होगा डॉट वेव फाइल का। तुम लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो के कोडेक्स बताए थे और मैंने बताया था कि अगर तुमने हाईएस्ट क्वालिटी के अंदर 10 बिट के अंदर विदाउट एनी कंप्रेशन चीज़ें भेजनी है तो तुम यूजुअली DNxHR या फिर तुम एप्पल प्रोरेस के अंदर वीडियोस को रेंडर करते हो, राइट। समझ लो डॉट वेव एप्पल प्रोरेस है, एप्पल प्रोरेस 4444 है, 4444 HQ है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, बट फॉर ऑडियो दिस इज डॉट वेव। बट थोड़ा सा सब्र करना। हम लोगों ने बात की थी कि हम वो जो एप्पल प्रोरेस है वो कभी भी यूट्यूब के लिए या उन चीज़ों के लिए अपलोड नहीं करते। हम उसको हमेशा यूज़ करते हैं जब हमने प्रोडक्शन में काम करना होता है। जिस तरह किसी कलरिस्ट को तुमने फुटेज भेजनी है या तुमने किसी VFX आर्टिस्ट को भेजनी है, तब तुम उन कोडेक्स को यूज़ करते हो, राइट। तो फिर ये जो सैफ तुमने वेव लिखा हुआ है, क्या हम इसको यूट्यूब के लिए यूज़ कर सकते हैं? नहीं, तुम नहीं कर सकते। इसको भी हम प्रोफेशनल वर्कफ्लोज के लिए ही यूज़ करते हैं। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। कई बार तुम लोगों ने ऐसा हुआ होगा, तुम सारों के साथ ही हुआ होगा कि फुटेज ऑडियो और थोड़ी सी फुटेज ख़राब थी, थोड़ी सी ऑडियो ख़राब थी, क्लाइंट ने दी हुई। सो तुम 2 वेबसाइट्स पे जाओगे उसको थोड़ा सा साफ़ करने के लिए। या तो तुम जाओगे सीधा एडोबी और पॉडकास्ट के ऊपर, या तुम दूसरा जाओगे कलाकार के ऊपर, कलाकार.io के ऊपर, ऑफकोर्स कलाकार, पिच, प्लग। ओके, सो जब भी तुम किसी उस तरह के सॉफ्टवेयर पे जाते हो और तुम जाके काम करते हो, या तुम इवन अपनी फुटेज को एडोबी ऑडिशन के अंदर लेके जा रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाके तुम उस पर काम करना चाह रहे हो, उस ऑडियो को क्लीन करना चाह रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर तुम हमेशा डॉट वेव फाइल को करोगे। ये मैं खुद पर्सनली करता हूँ बाय द वे। एडिटिंग स्कूल के जितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ऑडियो कहीं से गलती से ख़राब हुई है हमसे और हमने उसको एडोबी पॉडकास्ट या कहीं किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में जाके अगर साफ़ करना था, तो मैं लिटरली उसको डॉट वेव फाइल के अंदर रेंडर करता था, सिर्फ ऑडियो को। मैं वीडियो को ऑफ करता था, सिर्फ ऑडियो को रेंडर करता था डॉट वेव फाइल में, और फिर उस सॉफ्टवेयर से साफ़ करके वापस लाता था और वीडियो पे काम करता था। सो जब भी तुमने ऑडियो पे अलग से काम करना है, डॉट वेव नॉन कंप्रेस्ड। ओके, दूसरा होता है हमारे पास, किधर है मेरा iPad, दूसरा होता है हमारे पास लॉसी कंप्रेशन। सो लॉसी कंप्रेशन में हमारे पास MP3 आ गया, AAC आ गया और लीनियर PCM आ गया। अब ये वो है जो तुम यूट्यूब वीडियो पे या जो भी नॉर्मल वीडियो तुम इंस्टाग्राम के लिए व्हाटएवर बना रहे हो उसके लिए तुम इसको यूज़ करते हो। अब मज़े की बात ये, इनमें से भी एक है जो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट देगा कंपेयर टू अदर 2। वो कौन सा है? होल्ड योर हॉर्सेस, तो मैं समझाता हूँ। लेकिन उसको समझाने से पहले मुझे तुम्हें समझाना होगा सैम्पल रेट को, कि ये सैम्पल रेट क्या बला है, क्या चीज़ है ये, समझाता हूँ तुम्हें। तो हमारे पास तुम लोगों ने कई बार DaVinci Resolve के, अगर मैं रेंडर पेज पे आऊँ, और मैं ये DaVinci का ही नहीं, ये प्रीमियर का भी होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम लोग शायद भूल जाओ तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर होता है। सो लेट्स से कि हम जाते हैं, मैं इस वक्त ये वाला कोडेक पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग देखो कि सैम्पल रेट तुम्हें नज़र आ रहा होगा 44100, राइट। फिर 48,000 नज़र आएगा, फिर 96,000 एंड ऑल ऑफ दैट। व्हाट इज़ दिस? ये 44 एंड ऑल ऑफ दैट शिट, ये क्या है? मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ ऑन iPad। तुम लोगों ने अभी ये देख लिया, सही है, दिस इज सैम्पल रेट, तुम लोगों ने सैम्पल रेट देख लिया है। अब सैम्पल रेट की हम बात करते हैं कि सैम्पल रेट जो हमें रेंडर पेजेस पे नज़र आता है, व्हाट इज़ दैट? ओके, हमारे पास जो ह्यूमंस है ना, ह्यूमंस का जो सैम्पल रेट होता है जिससे हम सुन सकते हैं जिस आवाज़ को, वो होता है 20,000। ये समझना क्योंकि ये आगे हमारा बड़ा काम आएगा इस वक्त। 20,000 किलो हर्ट्ज बाय द वे। सो KHZ तुम्हें लिखा हुआ नज़र आएगा यहाँ पे, यू सी दैट। सो ये जो KHZ होता है ना 20,000, दिस इज़ हमारी ह्यूमन की रेंज जहाँ तक हम एक्सटेंड करते हैं। ओके गुड, यहाँ तक समझ आ गई, वेल एंड गुड। अब हमारे पास जो 44,100 तुम्हें DaVinci पे लिखा हुआ नज़र आया था, दैट इज़ 44.1 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब क्या है? ये होती है मेजरमेंट्स। इन मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? हमारे पास जो ऑडियो होती है ना, वो एक साइन वेव के अंदर आती है। अब तुम्हें एक मज़े की बात बताने लगा हूँ, ये जो साइन वेव तुम्हें नज़र आ रही है, ये पूरी ऑडियो नहीं है।
ऑडियो के अंदर बहुत सारी साइन वेव्स हैं, लाइक इस वक्त मैं तुमसे इस वक्त जो बात कर रहा हूँ बहुत सारी साइन वेव्स निकल रही हैं, लेकिन तुम्हारी आसानी के लिए मैं तुम्हें सिर्फ एक साइन वेव बता रहा हूँ। समझो कि जो मैंने आ किया वो सिर्फ एक साइन वेव है, असल में बहुत सारी होती हैं बट जस्ट फॉर इट, राइट। सो अब ये जो एक साइन वेव होती है ना, इसके अंदर बहुत सारी मेजरमेंट्स हो रही होती हैं, सही है। ये देख रहा हूँ, ये मैंने एक बनाई, ये मैंने दो बनाई, ये देख रहे हो। क्योंकि बात ये है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो अब साइन वेव को एक लाइन में ऐसे नहीं कर रहा, वो मेजरमेंट्स में उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। सो ये जो इंटरवल्स तुम्हें नज़र आ रहे हैं ना, ये छोटी छोटी ये एक इंटरवल बना हुआ है, सही है। ये मैं एक लाइन बना रहा हूँ, जो मुझे ना अपने थोड़ा सा पेन को पतला करते हैं, ये मैं एक जो लाइन बना रहा हूँ, दिस इज़ लाइक एक इंटरवल, ठीक है। सो लेट्स से ये हमने जो इंटरवल बनाया, मैं लाजिम बात है 48,000 इंटरवल्स यहाँ पे नहीं बना सकता, ना मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है और ना वो हिसाब है, बट तुम समझिए ऑडियो के अंदर ये इंटरवल्स हम लोग कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करता है बाय द वे, ठीक है, ये इंटरवल्स। तो ये हमने इंटरवल्स बना दिए, सही है। मुझे एक और लाइन बनाने दो यहाँ पे मैं जल्दी से इंटरवल्स बना रहा हूँ, ठीक है। साथ रहना मेरे, कंफ्यूज ना होना, अभी तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, तुम कहोगे यार सैफ क्या बात है, क्या धांसू एक्सप्लेनेशन दी है। सो डोंट वरी, ओके। सो अभी ये हमने इंटरवल्स बनाए, ठीक है। सो लेट्स से दीज आर 44.1 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। मेरी उस पर ड्राइंग पे अगर नज़र रखी तो कत्ल हो जाएगा, ओके। सो 44.1 किलोहर्ट्ज़ हैं ये, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं यहाँ पे वो 44,100 मेजरमेंट्स हैं। मेजरमेंट्स क्या होती हैं, ये जो तुम लोग को छोटी छोटी इस वक्त एक लाइन नज़र आ रही है, मेजरमेंट्स हैं। अच्छा, सो अगर हमारे पास जो तुम लोगों ने देखा था 48,000 भी लिखा हुआ था, राइट। सो अगर हम 48,000 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, 48 किलो हर्ट्ज़। इसका मतलब है कि हमारे पास 48 किलो हर्ट्ज़ में 48,000 ये वाली इंस्टेंसेस होंगी, जिसका मतलब ये लाइन देखो, अब मैं और ऐड कर रहा हूँ, ये देख रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी प्रेसिजन अच्छी हो रही है। इसकी अच्छी एग्जांपल क्या है, तुम लोगों को याद है मैंने पिक्सल्स की एग्जांपल दी थी अभी कहाँ पे दी थी पिक्सल की एग्जांपल, सोचो 2 मिनट के लिए। ये मैंने दी थी तुम लोगों को जाके रेजोल्यूशन के अंदर, राइट। सो लेट मी जस्ट शो यू के व्हाट इज़ हैपनिंग देयर। सो जिस तरह अगर हम लेट्स से कहते हैं कि 1080 के अंदर 4 ब्लॉक्स है, ये 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक्स आ गए, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये है 1080, ओके 1080, अब जैसे ही हम 4K के अंदर जाएंगे, जैसे ही हम 4K में गए, अब ये जो एक ब्लॉक था ना, इसके अंदर 4 ब्लॉक्स हैं, 4 पिक्सल्स हैं, यू सी इट। उसी तरह जो दूसरा हमारा ब्लॉक बना हुआ था उसके अंदर अब 4 पिक्सल्स हैं, राइट। 4 टाइम्स हर चीज़ हो रही है ना, 4 पिक्सल्स हैं, ये देखो 4 पिक्सल्स, ये देखो 4 पिक्सल्स 4 पिक्सल्स 4 पिक्सल्स 4 पिक्सल्स। ये अब हमारे पास 4K बन गया। तो क्या हुआ कि हमारे पास डबल द अमाउंट ऑफ पिक्सल्स वहाँ पे आ गए। सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, 44,000 के अंदर तुम्हारी 44,100 किलो सॉरी 44 किलो हर्ट्ज़ के अंदर तुम्हारे पास 44,000 मेजरमेंट्स हैं, लेकिन 48 किलो हर्ट्ज़ के अंदर तुम्हारे पास 48,000 मेजरमेंट्स हैं, जिसके वजह ज़्यादा मेजरमेंट्स, मच मोर प्रिसिजन इन द ऑडियो। बट हियर इज़ द थिंग, दिस गैप इज़ नॉट टू मच। वाई? क्योंकि हमारे पास एक लॉ होता है, ठीक है। द थिंग इज वी कैन कीप 44, लाइक हम इस 44 को बड़ी आसानी से अपनी रेंडर्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज तुमने उस ऑडियो को आगे मिक्सिंग के लिए दोबारा नहीं भेजना। तुम डायरेक्ट अगर यूट्यूब के लिए या इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हो, तुम 44 यूज़ कर सकते हो। वाई? यू नो वाई? बिकॉज हमारे पास एक लॉ होता है जिसको कहते हैं निक्विस्ट शैनन सैम्पलिंग थ्योरम। ये मैंने निक्विस्ट साहब की अगर नाम गलत किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में खा ना जाना मुझे। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सैम्पल रेट must be at least twice the highest frequency of the signal that is being processed. ये जो सिग्नल प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन के लिए, ये 20,000 K पे है, राइट, किलो हर्ट्ज़ पे है। सो इसका मतलब ये है कि ये जो लॉ है ये हमें कहता है कि हमारे पास सैम्पल रेट मस्ट बी एटलीस्ट ट्वाइस। एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब ये नहीं है कि 2 टाइम्स ही हो, इसका मतलब है मिनिमम 2 टाइम्स होना चाहिए। ज़्यादा जितना भी करो हो सकता है, राइट। सो हमारे पास 20,000 का 2 टाइम्स क्या हुआ? 40,000 हुआ। सो 40,000 से ऊपर मैं जो भी फ्रीक्वेंसी यूज करूं, दैट इज गोना बी फाइन बेस्ड ऑन दिस थ्योरम, राइट। एंड बिकॉज ह्यूमन रेंज इज 20,000, आई कैन यूज 44,000।
हाँ, बट मैं थोड़ा सा क्वालिटी सेंट्रिक बंदा हूँ, मुझे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए होती है, तो मैं 48,000 यूज़ करता हूँ अपने रेंडर्स के अंदर, बट तुम 44 भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो गलती तुम नहीं कर सकते वो आती है बिट डेप्थ के अंदर। अब ये जो बिट डेप्थ है देवी और सज्जनों, दिस बिट डेप्थ इज़ अ बिट डिफरेंट देन द बिट डेप्थ जो हम लोगों ने देखी थी अभी अभी हमारी फुटेज के अंदर। जो हम लोग की वीडियो थी, जो हमारे फ्रेम्स थे, उसकी बिट डेप्थ और ऑडियो की बिट डेप्थ थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है सर? चलो बात ना करें उसके बारे में, तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा से आईपैड के ऊपर आ जाऊँगा और मैं तुम लोगों को शेयर करूँगा हमारे पास ये साइन वेव। ओके, मैंने तुम लोगों को ऊपर लाइंस बना के बताया था कि हम लोग डिस्कवर कर रहे हैं वहाँ पे मेजरमेंट्स को, लेकिन अगर तुम यहाँ पे देखो तो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। इसका क्या मतलब है? देखो, जो हमारी ऑडियो है, जब हमने उस पर मेजरमेंट्स तो की, लेकिन मेजरमेंट्स के साथ उसकी हाइट और एम्पलीट्यूड भी आ रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये देखो, ये हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है इस वक्त, ठीक है? ये देख रहे हो, ये मैं छोटे छोटे डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तुम इसको हॉरिजॉन्टल लाइंस कंसिडर करो इस वक्त, ठीक है? ये मैंने डॉट्स लगाए हुए हैं यहाँ पे तुम्हें दिखाने के लिए। सो दिस इज़ लाइक एम्पलीट्यूड, राइट? कितनी उसकी आवाज़ की ऊंचाई थी, राइट? लाइक कितना ऊंचा था आवाज़ एंड ऑल ऑफ दिस इज लाइक एम्पलीट्यूड। सेम थिंग हेयर एज वेल। सो मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। सो मैं बस तेज़ी तेज़ी में ना लाइंस लगा रहा हूँ जस्ट सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। ओके ओके, सो दिस इज लाइक एम्पलीट्यूड राइट नाउ, विच इज़ द ओवरऑल लाउडनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर साउंड। अब तुम लोग एक चीज़ देखना यहाँ पे, हमारे पास जो 16 बिट होती है ना, उसके अंदर हमारे पास 65,000 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती हैं। याद है तुम लोगों को मैंने बताया था कि जब हम 6 बिट से 8 बिट पे गए थे फुटेज के अंदर, तो कितना बड़ा शिफ्ट आया था? 6 बिट 2 लाख समथिंग कलर्स थे, लेकिन जैसे ही हम 8 बिट पे गए वो 16 मिलियन कलर्स हो गए थे, और जैसे ही हम 10 बिट फुटेज पे गए थे वो 1 बिलियन कलर्स हो गए थे। ऑडियो के अंदर भी मेरी जान सेम यही होता है। 16 बिट ऑडियो जो है उस पे 65,000 डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। कौन सी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़? ये वाली डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हमें नज़र आ रही हैं। जैसे ही तुम 24 बिट पे जाते हो ना, तुम्हारी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ बन जाती हैं 16 मिलियन। ये देखो आगे, ये 3 और ये 16 मिलियन। तो फिर क्या होता है, ये जो तुम्हें डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ नज़र आ रही है ना, ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है? ये जो लाउडनेस की डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ है, ये there you go, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास डाटा बहुत ज़्यादा है, और डाटा होने की वजह से एक चीज़ होती है जो कि हम डायनामिक रेंज में जाके समझेंगे अभी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो जो ऊपर मैंने बिट डेप्थ पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया है, वो नीचे डायनामिक रेंज के साथ आगे कैसे जुड़ता है। तुम लोगों ने, मैं डविंची एक छोटी सी चीज़ के लिए दिखाना चाहता हूँ। ओके, हैव अ लुक एट डविंची। डविंची के अंदर मैं एक्चुअली खुद को लेफ्ट स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ठीक है? डविंची के अगर मैं एडिट पेज के ऊपर जाऊँ, तुम लोग को ठीक यहाँ पे ये नीचे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल वहाँ पे कोने पे, कि मैंने ना बसेस, ऑडियो बसेस बनाई हुई हैं। अगर मैं उनको मिक्सर जो हमारा होता है, अगर मैं उस मिक्सर को चेंज करूँ, मैं मीटर्स में भी कन्वर्ट कर, तो मैं कंट्रोल रूम और मीटर नज़र आ रहा होगा। हर सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो कंट्रोल रूम और मीटर होता है, अगर मैं इस वक्त अपनी वीडियो को प्ले करूँ, क्रिएटर्स बन रहे हैं, वो तुम लोग को नजर आ रहा है, thousands and millions। वो जीरो पे जाके टच हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। अब वो जो जीरो है ना, वो हर सॉफ्टवेयर के ऊपर होता है। लाइक दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग। हर सॉफ्टवेयर के ऊपर 0 dBFS होता है। एफएस का क्या मतलब होता है? एफएस का मतलब होता है फुल स्केल। सो 0 dBFS, 0 dB फुल स्केल, दिस इज द पीक। ये छत है, इससे ऊपर नहीं जा सकती चीज़। उसी तरह हमारे पास नीचे एक चीज़ होती है, ये जो तुम लोग को नीचे एक नज़र आ रहा है, जो मैं तुम लोग को ये नज़र आ रहा है, ये नॉइज़ वाला हमारा फ्लोर होता है, राइट? ओके, अब होता क्या है? होता ये है कि तुम्हारे पास जो 16 बिट ऑडियो है ना, उसमें सिर्फ तुम्हारे पास है 96 dB, सही है? जिसका मतलब ये है कि ये 0 हुआ, ये -6 -10 वट जो नंबर भी है, लेट्स से तुम्हारे पास टोटल 96 इस वक्त इसमें इस स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल कर रहा है एरिया, ठीक है? 96 तुम्हारे पास टोटल फॉल कर रहा है। तो अब उसका प्रॉब्लम ये है कि अगर तो तुम्हारा ऑडियो थोड़ा सा भी और ज़्यादा लाउड है, इससे ऊपर लाउड हो रहा है ना, थोड़ा सा भी इतना लाउड है, तो ये इधर बाहर आ गया, और बाहर आते ही क्या हुआ? क्लिपिंग हो गई। बाय द वे, जितने एडिटिंग स्कूल के बच्चे इसको देख रहे हो, ये जो मैंने पूरी की पूरी फाइल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, ये सारी की सारी तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोर्टल पे मिलेंगी।
नॉट ऑन यूट्यूब, जो एडिटिंग स्कूल का पोर्टल है वहाँ पे ये सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी तुम लोगों को, सही है, जिस तरह बाकी सारी फाइल्स मिलती हैं हर वीकली मीटिंग पे। ओके, सो ये क्लिपिंग हो रही है इस वक्त यहाँ पे, सही है, क्योंकि ये सिर्फ 96 dB की हमारे पास लाउडनेस का एरिया है। लेट्स से हम 24 बिट पे जाते हैं, जैसे हम 24 बिट पे जाते हैं हमारी लाउडनेस का एरिया हो गया 144 dB, जिसका क्या मतलब है, ये तुम लोग को साइड पे एक मेरी लाइन ड्रॉ की हुई नज़र आ रही है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ओके, अब ये पूरे का पूरा एरिया है जो हमारा 24 बिट कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ये ऑडियो जो पहले निकली थी 16 बिट के अंदर से और ये क्लिप हो रही थी, अब देखो अगर इसको मैं वहाँ पे देखूँ हमारे साथ 24 बिट की लाइन के ऊपर, तो ये देखो ये अभी भी हमारी लाइन के अंदर फॉल कर रही है, फॉल ही नहीं कर रही, हमारे पास ऊपर भी अच्छा खासा एरिया बचा हुआ है, राइट। ऑफ कोर्स ये मैंने एग्जैक्ट मेजरमेंट्स नहीं की, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन देवी और सज्जनों, अगर मैं चीखता हूं, मैं चिल्लाता हूं, मैं बहुत ऊंचा बोल रहा हूं, मैंने अपनी वीडियो के अंदर इतना ऊंचा बोला है, मैंने अपनी ऑडियो में शोर था, और सिर्फ शोर नहीं था, मेरी आवाज बहुत थोड़ी भी थी, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रैफिक का बहुत नॉइज था। अब ये सारी की सारी जो चीजें हुई है ना, ये जो अचानक से आवाज ऊंची हुई और अचानक से नीची हुई, मोस्ट प्रॉबेबली हमारी 24 बिट के अंदर ये क्लिप हो चुकी हैं। शायद इस वक्त जब तुम YouTube के ऊपर या एडिटिंग स्कूल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम्हें वो ऑडियो की सही तरह आवाज़ आई भी नहीं, वो क्लिप हो चुकी होगी, राइट। उससे बचने के लिए हमारे पास एक थर्ड चीज़ होती है जिसको कहते हैं 32 बिट फ्लोट। ये जो 32 बिट फ्लोट होती है ना, इसके पास एक बड़े मज़े की पावर होती है, एक सुपर पावर होती है जिसको कहते हैं अनलिमिटेड डिजिटल हेडरूम। अनलिमिटेड डिजिटल हेडरूम का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि मेरी ऑडियो इससे ऊपर जाए या मेरी ऑडियो इससे नीचे आए। चलो नीचे में एक हद तक नीचे आ सकती है, अब ये नहीं है कि आवाज़ आ ही नहीं आ रही हो, पर नीचे आए। तुम्हारी जो नॉर्मल 16 बिट होती है ना, 16 बिट वो यहाँ नीचे आती है, नॉइज़ वाले हमारे पोर्शन के साथ यहाँ पे आके क्लिप होना शुरू हो जाती है, 24 बिट भी। लेकिन जो 32 बिट फ्लोट है ना, उसका मज़े की बात यह है कि वो अगर क्लिपिंग वाले एरिया से ऊपर चली जाती है, यहाँ पे तो मसला ये हमने एरिया बड़ा किया हुआ था ना 24 के अंदर, लेट्स से हमारी इससे भी ऊपर चली जाती है ऑडियो, हमारी इतना ऊपर चली गई है इस वक्त ऑडियो, ठीक है, बहुत ऊपर चली गई है, तो हम लिटरली उसको पुश करके नीचे ला सकते हैं, हम उसको पुश करके नीचे लाएंगे यहाँ तक और वो सेफ रहेगी। 32 बिट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है अनलिमिटेड डिजिटल हेडरूम। ये जो तुम्हें हेडरूम नज़र आ रहा है ना, जो हमारा ज़ीरो का कैप लगा होता है, 32 बिट पे ये नहीं लगा हुआ। 32 बिट पे बेशक उससे ऊपर चली गई है, तुम उसको दोबारा पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर दोबारा खींच के नीचे ला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर देवी और सज्जनों होते हैं 1520 dB लेवल्स। फ़र्क चेक करना 16 बिट और 32 बिट के अंदर, ये सेम वही चीज़ हो रही है जो हमारी फुटेज के अंदर हो रही थी। 16 बिट के अंदर हमारे पास सिर्फ 96 dB है जो ऑडियो का हमारे पास एरिया है, सीधा 1520, मैसिव गैप, जिसकी वजह से 32 बिट को ही प्रोफेशनल वर्कफ्लोज के अंदर यूज़ किया जाता है। यानी अगर तुम बड़े यूट्यूबर्स को देखोगे, इवन लाइक एडिटिंग स्कूल की जितनी क्लासेस बनती हैं, जितनी मास्टर क्लासेस हम एडिटिंग स्कूल के ऊपर बनाते हैं, सारी की सारी 32 बिट फ्लोट के ऊपर शूट होती है। जो हमारा ऑडियो सारे का सारा 32 बिट पर होता है। इसी वजह से हमारी पोस्ट प्रोडक्शन में आवाज़ इतनी क्लियर होती है। जब भी तुम एडिटिंग स्कूल मास्टर क्लास को ज्वाइन करो, तो हमारी मास्टर क्लास सबसे पहले तो नेटफ्लिक्स स्टैंडर्ड होती है, एवरीबडी नोज दैट, बट हमारी मास्टर क्लास की कभी भी ऑडियो सुनो इंतहा दर्जे की क्रिस्प होगी, एंड दैट इज़ because we use 32 bit float every single time, and this is the dynamic range वाला concept। अच्छा, अब मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन कर दी हैं, लेकिन मैंने तुम्हें शुरू में बोला था कि अगर तुम YouTube के लिए या फिर लेट्स से Instagram के लिए कर रहे हो, तो तुम इनमें से कौन सा यूज़ करोगे लॉसी कंप्रेशन, क्योंकि तुम वेव फाइल को तो यूज़ करने नहीं वाली YouTube के लिए, और करना चाहिए भी नहीं तुम्हें, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा होगा, इसका एप्पल प्रोडक्ट्स की तरह साइज़ बड़ा होगा, इसको सिर्फ प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इन सारों में जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिसका सबसे अच्छा कंप्रेशन एल्गोरिथम है, दैट इज़ AAC। जाओ भाई, तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया, AAC या PCM। MP3 को अवॉइड किया करो, MP3 को अवॉइड करो, AAC या PCM में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, यू वुड बी मच मोर फाइन, रिफाइंड, खुश हो गए तो। ओके, बहुत लंबी क्लास थी, आई नो, और मैंने तुम लोग को बहुत कुछ डिटेल में जाके एक्सप्लेन किया। दीज आर द थिंग्स जो कि बहुत प्रोफेशनल ग्रेड के ऊपर, प्रोफेशनल स्केल के ऊपर प्रोडक्शन स्पेशलिस्ट को पता होती है। बट हियर्स द थिंग, मैंने तुम्हें क्यों एक्सप्लेन किया है, मैं तुम्हें 5 मिनट का ट्यूटोरियल बना के सारे के सारे बटन्स भी तो बता सकता था, ये बटन प्रेस करो, जाके AAC प्रेस कर देना,
उसके अलावा 48,000 किलो हर्ट्ज़ प्रेस कर दो, 16 बिट की जगह 24 बिट प्रेस कर दो, ब्ला ब्ला ब्ला। वाई डिड आई एक्सप्लेन दिस टू यू? आई एक्सप्लेन दिस टू यू सो दैट तुम ना कोर समझो चीज़ों का, क्योंकि गोरे की मार्केट में तो बहुत सारे समझाने वाले हैं, बायर हैं, हमारी मार्केट में नहीं है। हमारी मार्केट में सिर्फ बटन दबाना सिखाए, ये बटन दबाओ, ऐसे एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट्स पे एनिमेशन, ये एनिमेशन बनानी है। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू टू पीपल जो कि असल में सीखना चाहते हैं, जो करियर बनाना चाहते हैं अपना। एंड दैट इज़ व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन दिस इन डेप्थ टू यू। अब अगर किसी का ये सवाल है कि हम बिट डेप्थ क्या रखें जब हम रेंडर कर रहे हैं, अगर तुम यूट्यूब के लिए कर रहे हो, तुम 16 बिट ट्राई करो, साइज़ छोटा होगा वीडियो का, गुड। लेकिन अगर 16 बिट पे तुम्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन तुम एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से ये फुटेज मैंने ना बहुत, इसको तुम देख सकते हो कि मैंने बहुत ज़्यादा वो किया हुआ है। लेट मी एक्चुअली शेयर माई स्क्रीन। ये तुम लोग देख सकते हो कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा हाई नोट पे रखा हुआ है, राइट? मैं इतना ऊपर लेके हूँ। लेट्स से ये मुझे मेरे सॉफ्टवेयर के ऊपर ठीक सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन तुम रेंडर करते हो और तुम 16 बिट पे रेंडर करते हो, तुम्हें ये सही सुनाई नहीं दे रही, राइट? इतनी ऊपर तो कभी नहीं करूँगा, बट लेट्स जस्ट से। तो अगर तुम्हें आवाज़ पता चल रहा है कि क्लिपिंग हो रही है, तो फिर तुम 24 पे चले जाना, ठीक है? अगर तुम्हारे पास 32 हुई तो वो 32 देगी, वरना तुम 24 तक रहोगे। आई थिंक 48,000 पे जाओ तो 32 का ऑप्शन खुलता है। सो अगर तुम लोगों को वो रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा 16 बिट के अंदर, तब तुम 24 ट्राई कर सकते हो। और अगर तुमने 32 में शूट किया तो फिर 32 भी कर सकते हो। 32 यूट्यूब के लिए वगैरह, इंस्टाग्राम के लिए ना करना, 24 तक जाना, वो भी अगर तुम्हें 16 पे रिजल्ट ना मिल रहे हों। सो दिस इज़ लाइक पूरी की पूरी रेंडर की सेटिंग। हम एक काम करते हैं, हम छोटा सा, जल्दी से, टाइम ज़ाया नहीं करते, हम एक वो करेंगे, दोबारा से जाएंगे और जाके छोटा सा प्रीव्यू करेंगे, जो जो हमने अभी सीखा है, रिवीजन करेंगे, और रिवीजन के बाद हम अपनी क्लास को रैप अप करेंगे। सही है? तो मेरे साथ तुम लोगों ने रहना है। अगर तुम अभी तक मेरे साथ रहे हो तो एक बार रिवीजन कर लो, क्योंकि इतनी पूरी क्लास की मेहनत की और आखिर में रिवीजन ना की तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। और तुम लोग सोच रहे होगे कि यार सैफ, तू इतनी मेहनत करके हमसे रिवीजन क्यों करवा रहा है, मतलब हमारा अपना फ्यूचर है, अगर हम नहीं देख रहे तो क्यों कर रहा है? पैसे तो तुझे मिल रहे नहीं है रिवीजन करवाने के। बात यह है कि आई लव टीचिंग, एंड अगर मैंने इतना सिखाया है तो मैं चाहूँगा कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ फंसी रहे, तो इसलिए रिवीजन कर लो, ठीक है? ऑलराइट, सो हम स्टार्ट करते हैं रिवीजन को। सबसे पहले मैंने तुम लोगों से बोला कि वाई शुड यू गेट माई एडवाइस। मैंने तुम लोगों को अपना बताया कि आई हैव मोर देन 5+ years ऑफ पोस्ट प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। मैंने 2 कॉमर क्लब क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ इन यूनाइटेड स्टेट्स। आई ऑल्सो रन द बिगेस्ट वीडियो स्कूल इन साउथ एशिया, एडिटिंग स्कूल। अगर तुम एक्चुअल में एडिटिंग के लिए सीरियस हो तो तुम्हें लिटरली ये स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। वी पुट सो मच एनर्जी इनटू इट। वीकली मीटिंग्स होती हैं, सारे मिल के गपशप लगाते हैं, मज़ा आता है। कम्युनिटी में काफ़ी सारे दोस्त बन के जो इवन अपनी सिटीज़ में जाके एक दूसरे से मिलते हैं। एंड वी लिटरली हैव 1 टाइम फ़ी। एक बार फ़ी चार्ज होती है, लाइफ टाइम एक्सेस होती है तुम्हारे पास, एंड वी चार्ज सो मिनिमल फ़ी, बट यू गेट द बिगेस्ट वीडियो स्कूल इन साउथ एशिया। अदर देन दैट, मैंने तुम्हें बताया कि हमारा Kalaकार.io इज़ अ कैप्शनिंग सॉफ्टवेयर दैट हैज़ मोर देन 20,000 यूज़र्स। आई एम द फाउंडर ऑफ इट। सो जो बंदा तुम्हें सिखा रहा है उसको अच्छी खासी नॉलेज है अपने टॉपिक्स के बारे में। वो वीडियो एडिटर रह चुके हैं, वीडियो एडिटिंग की दुनिया में ही घुसा हुआ है। उसके बाद हमने बात की रेंडरिंग नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। वीडियो पे इतना काम करो, रेंडरिंग आखिर में ना आती हो, फजूल बात है। आगे हम गए और हम लोगों ने फंडामेंटल्स में समझा एसेंशियल चीज़ें, फॉर्मेट, रेजोल्यूशन, FPS, बिट रेट, कलर स्पेस, गैमा, सबटाइटल्स एंड ऑडियो, ये वो सारी चीज़ें जो हर सॉफ्टवेयर में होती हैं। हम गए, हमने फॉर्मेट को समझा, कोडेक्स एंड कंटेनर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, H.264 को MP4 के साथ यूज़ करना यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, एप्पल ProRes या DNX HR को यूज़ करेंगे हम जब हम लोग प्रोफेशनल वर्कफ्लोज में काम कर रहे होंगे। ये बात हमने की। हमने रैपर्स को समझा थोड़ा सा, रैपर्स क्या होते हैं। आगे गए हम, मैंने बताया तुम लोगों को, मैंने एक पूरी डिटेल क्लास बनाई हुई है। अब तुम जाके इस क्लास को देख सकते हो जिसमें तुम्हें कोडेक्स एंड कंटेनर समझ आ जाएंगे। और उसके बाद मैंने तुम लोगों को रेजोल्यूशन के बारे में बताया। मैंने जाके एक्चुअल में प्रैक्टिकली तुम्हें रेजोल्यूशन आईपैड के ऊपर दिखाया। उसके बाद हम बिट रेट के ऊपर गए, और बिट रेट के ऊपर मैंने तुम्हें बताया कि ऑटोमेटिक क्यों अच्छा है, या अगर तुम प्रीमियर यूज़ करते हो तो वेरिएबल क्यों अच्छा है। मैंने तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दी, और अदर देन दैट मैंने तुम्हें एक्चुअल में जाके मैथ समझाई कि बिट्स कैसे काम करते हैं और बिट्स के अंदर कलर्स किस तरह इंक्रीज़ होते रहते हैं जैसे जैसे बिट्स इंक्रीज़ होते हैं। और यही वाली चीज़ हम लोगों को समझ आई कि हमारे जो पूरे के पूरे यहाँ पे कलर है, ये यहाँ पे क्यों ज़रूरत नहीं है कंप्रेशन की, यहाँ पे ऑटोमेटिक क्यों लगेगा, वहाँ पे क्यों है। ये सारी चीज़ें हमने बिट डेप्थ के थ्रू समझी कि यहाँ पे बिट हमारा लिटरली 1 बिट होगा, 1 तो नहीं 2 बिट होगा मैक्स। तो यहाँ पे हम क्यों 10 बिट वाला पूरे का पूरा कंप्रेशन लगाएं। सो हमने इस वजह से ऑटोमेटिक वाली चीज़ें समझी। फिर हम गए, हमने कलर गैमा, हमने कलर स्पेस एंड गैमा को समझा, और हमने DaVinci Resolve के अंदर जाके ये चीज़ समझी जो कि प्रीमियर में भी तुम कर सकते हो। कलर स्पेस क्या होता है, जो हम लोगों ने समझा कि कैमरा ने जिस फुटेज को कैप्चर किया हुआ है जिस कलर स्पेस के अंदर, हम उसके अंदर उसको इंटरप्रेट करें। और गैमा क्या होता है, उसकी ब्राइटनेस या डार्कनेस को कहते हैं। फिर हम गए आगे, मैंने बोला तुम्हें कि जाके एक पूरी की पूरी डिटेल मैंने क्लास बनाई हुई है कलर स्पेसिस के ऊपर, ये भी देख लेना बाद में। अगर तुम्हें
तुम्हें कलर स्पेसेस को समझना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अगली बार फुटेज को देखो और तुम्हें लिटरली पता हो तुम्हें कौन सी सेटिंग्स अप्लाई करनी है। फिर हम गए, हमने सब टाइटल्स पे बात की, मैंने तुम्हें 3 तरह के सब टाइटल्स बताए, एम्बेडेड, बर्न इन, सेपरेट फाइल, कौन सा किसके लिए अच्छा होता है, किस सिनेरियो में मैं तुम्हें एक्सप्लेन किया। फिर हम गए ऑडियो में और मैंने तुम्हें बहुत डिटेल में ऑडियो का ब्रेक डाउन किया आईपैड के ऊपर। मैंने तुम्हें समझाया सैम्पल रेट क्या होता है, हम लोग मेजरमेंट सैम्पल रेट के अंदर लाइंस में कैसे करते हैं, बिट डेप्थ जो होती है उसके अंदर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ जो हम ऐसे ऐसे निकालते हैं वो क्या होती है, 16 बिट से 24 के अंदर कैसे हम 16 बिट पे 65,000 पे होते हैं और जैसे ही हम 24 पे आते हैं हम 16 मिलियन कलर्स पे आ जाते हैं। डायनामिक रेंज समझाई, उसके बाद मैंने तो बताया कि हमारे पास कोडेक्स जो होते हैं ऑडियो के वो किस तरह के होते हैं, नॉन कंप्रेस्ड वेव तुम्हें कब यूज़ करना चाहिए और कंप्रेस तुम्हें कब यूज़ करना चाहिए। एंड विद दैट सेड हम लोगों ने अपनी क्लास को रैप अप किया। आई होप तुम लोगों को समझ आई होगी, आई होप यू लर्न एवरीथिंग दैट आई टॉट हेयर। कभी नहीं भी आई तो तुम दोबारा जाके मीटिंग को देख सकते हो। आई होप तुम लोगों ने नोट्स लिए होंगे। विद दैट सेड I hope to see you guys inside of editing school, and if you're seeing it from editing school, of course अगली वीकली मीटिंग में आप लोगों से मिलते हैं जिसमें हम बहुत इन डेप्थ जाएंगे और साउंड इंजीनियरिंग पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा देवी और सजनों, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड बाय, खुदा हाफिज़।